हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने ACCA F2 की मैराथन वीडियोस। तो गाइस, ये मैराथन वीडियोस क्या होते हैं, फटाफट से मैं तुम्हारे को इसके बारे में एक ब्रीफ बता देता हूँ। तो मैराथन वीडियोस में गाइस क्या होने वाला है, मैं ACCA F2 यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सारे टॉपिक्स, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, वो सारे मैं इन वीडियोज़ में कवर करूँगा एंड सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। प्लस ये जितने भी नोट्स मैंने यहाँ पे तुम्हें दिए हुए, ये सारे चैप्टर्स के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिसका तुम चाहो तो बहुत ही इजीली प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हो। और एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले जितनी ज़्यादा रिवीजन इसकी करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेटर है, क्योंकि मैंने हर चीज़ यहाँ पे कवर की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुम्हें ये डाउनलोड करने हैं नोट्स, तो तुम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला लिंक है उस पर क्लिक करो और ये नोट्स तुम्हारे डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, ये जो मैराथन वीडियोस मैं F2 की बनाने वाला हूँ, इसमें मैं पूरा सिलेबस विद इन 5 to 6 आवर्स सारा कंप्लीट कर दूंगा। और ये एक वीडियो में नहीं, ये 4 to 5 वीडियोस में मैं सारा सिलेबस कवर कर दूंगा। अब अगर तुम्हें आगे की वीडियोस देखनी है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने उसके अंदर आगे की सारी वीडियोस का लिंक भी दिया हुआ है। तुम्हें सिर्फ उस पर क्लिक करना है और सीधा सीधा तुम्हारी वो वीडियो चल जाएगी। ठीक है, और अगर इन केस अभी तुम डिस्क्रिप्शन में गए हो और तुम्हें वो लिंक नहीं मिला है, दैट मीन्स वो वीडियो मैंने अभी अपलोड नहीं करी है। 1-2 दिन के अंदर मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। डोंट वरी, 5-6 दिन के अंदर सारी F2 की सारी मैराथन वीडियोस में कवर कर दूंगा। तो मैराथन वीडियोस में गाइस मैं क्या कराने वाला हूँ, क्या इसमें मैं तुम्हें सारा सिलेबस विद क्वेश्चंस, एग्जाम किट सब कुछ कराने वाला हूँ? नहीं गाइस, क्योंकि वो चीज़ तो मैं तुम्हें ऑलरेडी अपने सारे लेक्चर्स में करा चुका हूँ। मैंने सारा का सारा सिलेबस पूरा A to Z कवर किया हुआ है, एग्जाम किट के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, तो वो चीज़ मैं यहाँ नहीं कराने वाला। मैराथन वीडियोज़ बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले जब तुम अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना चाहते हो F2 का, तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट सिट एंड वॉच दिस वीडियो और सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो तुम एग्ज़ाम से एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 बार ये वीडियोस देख लेना, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बाकी एग्ज़ाम डे में एक बार ये नोट्स थॉरली पढ़ लेना 1-2 बार, वो भी तुम्हारे लिए एक एडेड एडवांटेज रहेगा। ये होगा मेरा F2 मैराथन वीडियोस का पर्पस। अब इसमें मैं कराऊंगा क्या गाइस, मैं जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं सारे टॉपिक्स का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एंड दैट्स इट। मैं इसमें कोई भी क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व नहीं कराऊंगा। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन से ही हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, वहाँ मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो एक चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो ये है कि ये जो मैराथन वीडियोस हैं, ये देखने से पहले तुम एक बार F2 का सिलेबस अपना सारा कंप्लीट कर चुके हो, या फिर और तुमने एग्ज़ाम किट करी है। एग्ज़ाम किट नहीं भी करी, डजेंट मैटर, लेकिन एक बार तुमने सिलेबस सारा पढ़ लिया है कि तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में पता है। अगर एक बच्चा F2 फर्स्ट टाइम कर रहा है एंड उसने अभी तक कोई भी F2 की वीडियो नहीं देखी है, आई वुड सजेस्ट कि एक बार जो मेरी नॉर्मल वीडियोस हैं F2 की, वो सारी देखें, एग्जाम किट करें, उसके बाद ये मैराथन वीडियोस देखें, ताकि सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्रिस्टल क्लियर रिवाइज हो। 5 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस नया बच्चा कोई भी नहीं कर सकता। तो दिस इज़ वॉट आई विल बी डूइंग इन माई मैराथन वीडियोज़ गाइस। ये जो वीडियो मैंने बनाई है, जो नोट्स मैंने बनाए हैं, आई हैव टेकन रेफरेंसेस फ्रॉम BPP, क्योंकि BPP के अंदर जो सिलेबस है वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्रक्स में कवर किया गया है, और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो काप्लान में नहीं है। कुछ टॉपिक्स काप्लान में मिसिंग है जो BPP में सारे कवर्ड है। तो इसलिए मैंने BPP के चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे बाइफिकेशन करा है। अगर तुमने काप्लान से स्टडी की है तो हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स तुम्हें ऐसे मिलें जो BPP में अलग नंबर था, काप्लान में अलग नंबर है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर तुमने एक बार पूरा F2 का सिलेबस कवर किया हुआ है, तभी ये वीडियोस देखना, ताकि कॉन्सेप्ट्स तुम सारे देख सको इस वीडियो से, रादर देन फोकसिंग ऑन इस चैप्टर में क्या था, इस चैप्टर में क्या था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैराथन वीडियो है, चलो भागते हैं और जल्दी से हम अपना सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है गाइस, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो गाइस, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग सिंपली मीन्स कि फाइंडिंग आउट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हम इस तरह से अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, प्लस हम इस तरह से और भी चीज़ें जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड, ये सब कुछ हम कर रहे हैं टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल करना चाहते हैं उसकी कॉस्टिंग हमें क्या पड़ रही है, जिसके ऊपर हम प्रॉफिट ऐड करके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकें।
और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है गाइस? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मींस बिजनेस को मैनेज करना, एनालाइज करना हर चीज़ें, डिसीजन लेना, फोरकास्टिंग करना, बजटिंग करना कि इस साल हमारी कॉस्ट इतनी आई है तो अगले साल हमारी कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, या हमें क्या सेल प्राइस रखना है, क्या हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या बजट बनेगा, कितना हमारा ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए। वो सारे डिसीजंस आर टेकन इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वी कैन सिंपली से कॉस्ट अकाउंटिंग is a part of management accounting and management accounting is a wider thing। तो ये जो सब्जेक्ट हम पूरा पढ़ रहे हैं दिस इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इस सब्जेक्ट के अंदर भी तुम देखोगे तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग भी कवर करी हुई है, जहाँ पे हमने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट शीट वो सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स कॉस्ट निकाल के और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स देख के फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजंस लेना और फ्यूचर और इम्प्रूव करना, अपने टारगेट्स को अचीव करना, दैट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हमारे मेन एरियाज़ क्या होते हैं? तो पहला एरिया होता है हमारा कॉस्टिंग, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सेकंड होता है प्लानिंग। कॉस्टिंग करने के बाद हम अपनी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या चीज़ कैसे कैसे करनी है। जैसे पहले आती है हमारी असेसमेंट स्टेज। तो असेसमेंट स्टेज में हम क्या करते हैं? हम सारा इन्वायरमेंट जो है वो असेस करते हैं कि मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, हमारा बिजनेस कैसा है, फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्टिव, हम ये देखते हैं प्लानिंग करते टाइम कि हमारा ओवरऑल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। हम मार्केट में अपना बहुत शेयर रखना चाहते हैं, हम खूब प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हम ग्लोबल जाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव। देन आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मीन्स इन ऑब्जेक्टिव को हम किन किन तरीक़ों से अचीव कर सकते हैं, कैसे कैसे ये ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव होंगे, वो आता है इवैल्यूएशन। एंड देन ये सब करने के बाद हम एक पूरा कॉर्पोरेट प्लान बनाते हैं कि किस तरह से हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस हमारा कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल इज़ जो भी हमने यहाँ पे प्लानिंग की थी उसके बाद ऑफ कोर्स एक्चुअल हमारा काम स्टार्ट होगा। तो जब एक्चुअल हमारा काम स्टार्ट होगा तो हम देखेंगे कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो भी हमने काम किया था क्या सारी चीज़ें वैसी चल रही हैं, कोई इसमें चेंज तो नहीं है। तो दैट इज़ कंट्रोलिंग। बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार थ्योरी पढ़नी है बस समझ आ जाएगा। देन आता है डिसीजन मेकिंग। आफ्टर कंट्रोलिंग हम आगे के लिए डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस कैसे लेती है? डिसीजन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे अल्टीमेट गोल्स क्या हैं, आगे अगले साल के लिए हमारे गोल्स क्या हैं। उसके बाद अगले साल जो हमने टारगेट या गोल बनाया है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। हम हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है, वो हम चॉइस करते हैं। चॉइस करने के बाद जब हमें ऑप्शन पता चल जाता है कि हमें ये ऑप्शन चूज़ करना है, देन हम उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी हमने डिसीजन लिया हुआ होता है वो डिसीजन पे काम करते हैं। वो करने के बाद हम जो एक्चुअली जब काम होता है तो चेक करते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट आया है, एंड देन हम उसको कंपेयर करते हैं अपने डिसीजन से कि हमने जो प्लानिंग के टाइम पे डिसीजन बनाया था और हमने डिसीजन लिया था उसके बाद हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए हैं उनमें और हमारे जो हमने डिसीजन लिया था उसमें क्या चेंजेस है, बजटिंग और एक्चुअल में क्या चेंज आया है। देन लास्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कि हम ये देखते हैं कि हमने बजटिंग के टाइम पे सोचा था कि हम ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करेंगे, एक्चुअली चीज़ें ऐसे हुई हैं, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस किन चीज़ों में आया है, और जो हमारे मैनेजर्स थे जिन्होंने बजटिंग करी थी, जिन्होंने सारी फिगर्स निकाली थी, उन सब का कैसी परफॉर्मेंस रही है। एम्प्लॉयज़ जो थे उन्होंने क्या ओवर परफॉर्म किया है, अंडर परफॉर्म किया है, वो सारी चीज़ें हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में चेक करते हैं। सिंपल है, एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बस एक बार पढ़ना है और कॉन्सेप्ट समझना है, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा टॉपिक लेवल ऑफ प्लानिंग, जो बताया है आर.एन. एंथोनी ने। तो लेवल ऑफ प्लानिंग क्या होता है? सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब टॉप लेवल प्लानिंग। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है कंपनी की, जैसे CEO, CFO, ये सारे जो टॉप लेवल पे बंदे बैठते हैं, काइंड ऑफ यू कैन से दीज आर ओनर्स ऑफ द बिजनेस। तुम इनको एक तरह से ओनर्स भी बोल सकते हो, एक तरह से, नॉट एग्जैक्टली बट एक तरह से टॉप लेवल मैनेजमेंट काइंड ऑफ ओनर्स जो बिजनेस के लॉन्ग टर्म डिसीजंस के बारे में सोचते हैं कि बिजनेस को अगले साल 5 सालों में कहाँ लेके जाना है, 10 सालों में कहाँ लेके जाना है। दे आर नॉट रियली कंसर्न अबाउट कि डे टू डे बिजनेस में क्या होगा, क्योंकि उसके लिए इन्होंने अपने अंडर मैनेजर्स और उनके अंडर मैनेजर्स रखे हुए हैं। सोचो कंपनी में 100 लोग हैं, तो इनका जो टॉप लेवल वाले बंदे होंगे, इनका काम होगा लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेना बिजनेस के लिए। दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस।
देन आता है हमारा टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग क्या होता है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने हमें टारगेट्स बताए हैं, जो गोल्स बताए हैं कि इस साल हमें वो अचीव करना है, तो वो उन गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ फाइनेंस, कुछ फंड्स, कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। उन चीज़ों को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है, दैट इज़ द वर्क ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल या फिर टैक्टिकल कंट्रोल। तो इनको हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वालों का क्या काम होता है, जो भी लॉन्ग टर्म वालों ने अपने प्लान्स बताए हैं उनको कन्वर्ट करना शॉर्ट टर्म प्लान्स में, कि अगर हमें एक साल में इतना टारगेट अचीव करना है तो एक एक महीने में हमें कितना करना पड़ेगा, ऐसे ये उसको शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन आता है ऑपरेशनल कंट्रोल, काइंड ऑफ पीपल हु वर्क एक्चुअली वर्क, जैसे लेबर, जैसे एम्प्लॉयज़ जो एक्चुअली काम करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ का जो हेड होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशनल कंट्रोल या लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो एक्चुअली कोर जो काम करती है। ये सारी डे टू डे ऑपरेशंस का ध्यान रखते हैं कि डे टू डे बिजनेस में क्या चल रहा है, आज हम इतनी सेल करेंगे, आज इतनी सेल है तो 10 दिन में इतनी सेल होगी, एक महीने में इतनी सेल होगी, फिर 1 मंथ इंटू 12 ऐसे करके हमारे टारगेट बढ़ेंगे। ये चीज़ें सारी जो होती हैं दैट इज़ डन बाय ऑपरेशनल कंट्रोल। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट, टैक्टिकल कंट्रोल या मैनेजमेंट कंट्रोल इज़ लाइक वर्क दैट इज़ डन बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट काम करती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है गाइज, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जिन बच्चों ने F3 पढ़ा हुआ है उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी। मैं यहाँ क्रक्स में बताता हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो गाइज जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ये हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेजर पर्पस होता है वो क्या होता है कि ये एक कंपनी का अकाउंटेंट है, ध्यान से सुनना, ये एक कंपनी का अकाउंटेंट है, ये सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, जर्नल एंट्रीज बनाता है, जर्नल एंट्री करता है, लेजर करता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, वो सब कुछ करता है। और अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सिर्फ प्रिपेयर करता है। ये क्या करता है, ये सिर्फ इनको प्रिपेयर करता है, और जो भी यूज़र्स हैं जैसे शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, जिनको भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उनको ये प्रोवाइड करता है, दैट्स इट। ये कोई एनालिसिस नहीं करता कि पिछले साल हमारी सेल्स कितनी थी, इस साल सेल्स कितनी है, क्यों सेल्स कम ज़्यादा हो गई, ये चीज़ें करना इसका काम नहीं है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिंपली मीन्स प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड उसके बाद वो अकाउंट जो भी यूज़र्स हैं उनको प्रोवाइड करना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का क्या काम होता है, ये इन सारी चीज़ों को भी यूज़ करती है, ये कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी यूज़ करती है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग को भी यूज़ करती है, और एक्सटर्नल चीज़ें भी यूज़ करके ये बिज़नेस के लिए डिसीजंस लेती है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। कि पिछले साल हमारी सेल्स एज़ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इतनी थी, इस साल हमारी सेल इतनी है, तो सेल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, दैट इज़ डन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसका सिर्फ काम होता है बुक्स बनाओ, बुक्स बना के दे दो, दैट्स इट। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है तो उनके डिफरेंसेस पढ़ लेना बुक में से। मेन जो क्रक्स है वो ये है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स बुक्स बनाना और यूजर्स को प्रोवाइड करना, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स कंपनी के लिए फ्यूचर के डिसीजंस लेना ऑन द बेसिस ऑफ जो भी पास में हुआ है, एंड दे यूज लॉट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लॉट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन एज वेल। ये होता है गाइस डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिंपल है, कुछ खास नहीं है, पूरा सिलेबस ऐसे हो जाएगा, देखना। अभी तो कुछ बच्चों वाली चीज़ें हैं, तो मैं शायद ये वीडियो देख के लग रहा होगा कि सर क्या है, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, आप बड़ी जल्दी जल्दी करा रहे हो, या फिर तुम सोचोगे सर ये छोड़ो, ये इतना आसान टॉपिक है, ये तो वैसे ही हमें पता है। कोई बात नहीं, कराना सब कुछ है, क्रक्स में कराना है। तुमने ऑलरेडी ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं। मेरा जो टारगेट है दैट इज़ कि तुम्हें एक बार मैं हर चीज़ जो थ्योरेटिव वाली है अच्छे से टच करा दूँ, ताकि तुम कुछ भी ना भूलो कि ये टॉपिक भी इसमें तुम्हें आ सकता है। कल को ये ना बोलो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ गया तो तुम बोलोगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कहाँ से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आ गया। नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज गाइज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है और इनका मतलब क्या है। देखो गाइज, डेटा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। डेटा का मतलब है कि कोई भी मेरे पास रॉ डेटा पड़ा है। जैसे अगर मैं एक बात करूँ, एक क्लास है, एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। 50 स्टूडेंट्स में सबके मार्क्स लिखे हुए हैं कि इसके इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं, दैट्स इट। इट इज़ कॉल्ड अ डेटा। मतलब
इससे अभी मैं कोई आउटपुट नहीं निकाल सकता। मैं अगर ये डेटा पढ़ूंगा मुझे कुछ समझ में नहीं आने वाला। लेकिन अगर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, कैसे कि जैसे 0 to 50% कितने बच्चों के आए हैं, 50 to 70% कितने बच्चों के आए हैं, 70 to 80 कितनों के आए हैं, 80 to 90 कितनों के आए हैं, 90 to 100 कितनों के आए हैं। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। कन्वर्टिंग द डेटा इनटू यूजफुल थिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। So information is data that has been processed in some way to make it meaningful to the other person who receives it। कि जिसको भी information मिली है वो समझे कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसको देख के कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको देख के सब कुछ समझ आ रहा है कि अच्छा हमारे इतने बच्चों ने 80 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, वेरी गुड। इतने हमारे पास इतने नालायक बच्चे हैं कि जिन्होंने 0 to 50 स्कोर किया है। जैसे मान लो ये 5 है, ऐसे कौन से 5 बच्चे हैं भाई जिनके 50 से कम आए। दैट मीन्स दे कैन यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन, बट इस इन्फॉर्मेशन को वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो डेटा अनकन्वर्टेबल रॉ फॉर्म में होता है दैट इज़ कॉल्ड डेटा, और जो कन्वर्टेड फॉर्म में होता है जिससे कुछ यूजफुल चीज़ निकल सकती है दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड इन्फॉर्मेशन, कि अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, कि जो इन्फॉर्मेशन ये है ये अच्छी क्या होगी, इसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसका एक निमोनिक बनाया हुआ है बीपीपी वालों ने, दैट इज़ एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या होता है? इसका पहला एक्यूरेट ही है कि जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो एक्यूरेट हो, कुछ भी इसमें गलत ना हो, इनकरेक्ट फिगर्स ना हो, फिगर सारी सही हो। अथॉरिटेटिव, कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हमने कहीं से ली है और हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है वो फेक है। हमें अथॉरिटेटिव कि वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है और वो रिलायबल है। उसके बाद होती है कंप्लीट। अच्छा एल हट गया इसमें से, चलो कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है कि कुछ भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, कि अगर क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास सिर्फ 45 का डेटा है, 5 का डेटा नहीं है। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कि उसको हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कॉस्ट बेनिफिशियल। कॉस्ट बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है गाइस? कॉस्ट बेनिफिशियल का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं से भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, कन्वर्ट कराने का जो हमारा एक्सपेंस है वो इस इंफॉर्मेशन की यूजेज से कम हो। अगर इंफॉर्मेशन यूज़ करके हम अपने बिजनेस को बहुत ग्रो कर सकते हैं तब तो हम ये खर्चा करेंगे कन्वर्जन का। लेकिन अगर इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज़ ही नहीं है बिजनेस में, हमने इंफॉर्मेशन अच्छी बनाई है लेकिन इस इंफॉर्मेशन का पूरे बिजनेस में कोई यूज़ ही नहीं है, दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन का खर्चा हमारे लिए वेस्ट खर्चा है। सो कॉस्ट बेनिफिशियल मतलब अगर हम कोई भी खर्चा अपनी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कर रहे हैं, तो बेनिफिट जो उस इंफॉर्मेशन से आने चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, तभी हम उसको एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बोलेंगे। देन आता है टाइमली। इंफॉर्मेशन टाइमली होनी चाहिए। आज की कोई चीज़ अगर मेरे को 3 महीने बाद पता चली है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तभी जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं, अगर तुम देखो तुम्हारे घर पे न्यूज़पेपर आता है या मोबाइल में तुम न्यूज़ देखते होगे, अगर तुम्हें 4 महीने पुरानी न्यूज़ भेजी जाए तुम पढ़ोगे नहीं, 4 महीने वाली बात है। कल की न्यूज़ भेजी जाए तुम पढ़ोगे, अच्छा कल ये हुआ था। दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन, गुड इन्फॉर्मेशन शुड बी टाइमली। नेक्स्ट इज़ यूज़र टारगेटेड, कि जो भी गुड इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे ऐप हम देखते हैं, जैसे न्यूज़ की ऐप्स हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं न्यूज़ की जो हम अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें तुम देखना, या जैसे इंस्टाग्राम का भी, अगर तुम, आजकल सारे बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो तुम देखो इंस्टाग्राम वालों की कुकीज़ इस टाइप की हैं, उनका एआई इस टाइप का है। तुम अगर वहाँ पे कोई एक चीज़ स्पेसिफिकली सर्च करो या किसी टाइप की रील्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, तुम्हें आगे उसी टाइप्स की रील दिखेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक जगह की रील देखी, मैंने रेस्टोरेंट की रील देखी कि चंडीगढ़ में या इस साइड में कौन से अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। मैंने वैसी 1-2 रील्स आ रही थी तो मैंने देखा कि अच्छा ये रील तो बड़ी अच्छी है, चंडीगढ़ में ये रेस्टोरेंट भी है। उस दिन से लेके आज तक मेरी हर दूसरी तीसरी रील में चंडीगढ़ के इसी रेस्टोरेंट के बारे में ही बताया होता है और डिफरेंट रेस्टोरेंट के बारे में। सो दैट इज़ यूज़र टारगेटेड। अब हालांकि मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी, तो गुड इन्फॉर्मेशन वही होती है जो यूज़र टारगेट हो, यूज़र के अकॉर्डिंग बनाई जाए। अगर एक यूज़र है जिसको कोई मतलब नहीं है बच्चों के कितने परसेंटेज आए हैं, वो डॉक्टर है, वो बच्चों की हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन का उसके लिए कोई यूज़ नहीं है। ईजी टू यूज़, कि इन्फॉर्मेशन ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ईजी टू यूज़ होनी चाहिए। एंड लास्ट इज़ रेलिवेंट। इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट, इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत वेस्ट इन्फॉर्मेशन हमने दी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है इट शुड बी रेलिवेंट इनफ। ये होती हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड इन्फॉर्मेशन।
ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक जो आता है इस चैप्टर का, दैट इज लिमिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, के जो ये इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। पहला, अनसर्टेनिटी, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ज़रूरी नहीं है इसके बेस पे अगर हम कोई डिसीजन लें वही चीज़ आगे हो। अगर हमने इसके बेस पे सोचा कि अगर लेट से 80 to 90% वाले हमारे 30 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स के 80 to 90% है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगला साल होगा तो अगले साल में भी जो बच्चे आएंगे वो भी 30 बच्चे होंगे जिनके 80 to 90% आएंगे, हो सकता है कम भी हो। बोर्ड का पेपर है, मुश्किल आ गया तो क्या होगा, एसीसी का एग्जाम है और डिफिकल्ट आ गया तो क्या होगा। तो दैट इज़ अनसर्टेनिटी। दूसरा, नेवर बी रिस्क फ्री, कि जो भी इंफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए वो उसमें कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है। सेम वही चीज़ अनसर्टेनिटी। सो दे आर लाइक अनसर्टेनिटी एंड दैट इज़ नेवर अ रिस्क फ्री। सो ये था गाइस हमारा फर्स्ट चैप्टर, सिंपल थ्योरी वाला चैप्टर था। एक बार बस थॉरोली इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा फोकस इस पे वर्ड टू वर्ड, ऐसा नहीं है हर चीज़ लर्न करनी है, नहीं, कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आना चाहिए हर चीज़ का। इन चीज़ों के बारे में हर एक का तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेवल्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डेटा और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, दैट्स इट, एक बारी में समझ आ जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2 गाइस, जिसका नाम है डेटा एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। सो गाइस अब जो ये चैप्टर है हमारा डेटा एंड प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारे जो डेटा होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा, हमारे पास डेटा किस किस टाइप का होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, वैसे अब हम देखेंगे कि डेटा हमारा किस किस टाइप्स का होता है। सो डेटा जो हमारा होता है गाइस, दैट इज़, एक तो हमारा होता है न्यूमेरिकल डेटा और एक होता है हमारा कैटेगरियल डेटा। सो न्यूमेरिकल डेटा मतलब जो हमारा नंबर्स में होता है, सिंपल, और कैटेगरियल डेटा हमारा जो नंबर्स में नहीं होता, बेसिकली जो हमारा एक तरह से डिस्क्रीट डेटा होता है, दैट इज़ इन नॉट इन नंबर्स, जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे मंथ्स में दिया होता है, इन वर्ड्स दिया होता है बट नॉट इन नंबर्स। अब न्यूमेरिकल डेटा हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है डिस्क्रीट डेटा, एक होता है कॉन्टीन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा होता है कि ये वो डेटा है जिसमें हर एक चीज़ की लिमिटेशन है। जैसे मैं बोलता हूँ कि रैंकिंग बिटवीन 1 to 10, कि 1 to 10 के बीच में हमें रैंक करना है, हम कोई और नंबर नहीं डिस्कस कर सकते। और कॉन्टीन्यूस मतलब कि इसमें नंबर की कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं पूछूँ तुम्हारी इनकम कितनी है, इट कैन बी 1 लाख, इट कैन बी 10 लाख, इट कैन बी 1 करोड़, इट कैन बी 100 करोड़, कोई लिमिटेशन नहीं है, दैट इज़ कॉन्टीन्यूस डेटा। ठीक है। अब कैटेगरियल डेटा में हमारे दो टाइप के डेटा आते हैं, एक आता है नॉमिनल डेटा और एक आता है हमारा ऑर्डिनल डेटा। अब नॉमिनल डेटा होता है जिसमें, जैसे यहाँ पे डिस्क्रीट न्यूमेरिकल डेटा में होता है कि नंबर की कोई लिमिट नहीं होती। कैटेगरियल डेटा होता है कि इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है, बट ये इन एक तरह से न्यूमेरिकल डेटा नहीं है। जैसे कलर ऑफ योर स्किन, ठीक है, या कलर ऑफ टी शर्ट आपको कौन सा पसंद है। जैसे एन एग्जांपल कि अगर हम ये डेटा चेक करना चाहते हैं कि लोगों को कौन से टी शर्ट कलर पसंद है टी शर्ट का, तो कलर्स बहुत सारे होते हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि एक कलर है, बनाने को बहुत सारे कलर्स बन सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आपको कौन सा पसंद है, दैट इज़ नॉमिनल डेटा। कि नॉमिनल डेटा इज़ लाइक कि इसमें हम वी कैन नॉट काउंट कि मतलब देर इज़ नो पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेजर कि कितना क्या क्या लेवल होगा। ऑर्डिनल डेटा में हम कह सकते हैं कि हाँ देयर इज़ अ लिमिटेशन। जैसे मैं बोलता हूँ येस और नो, कि हमें येस और नो में ही आंसर देना है और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, ऑर्डिनल डेटा इज़ कि येस और नो में ही हमें आंसर देना है, इसके अलावा हम कोई और आंसर नहीं दे सकते। तो नॉमिनल डेटा इज़ काइंड ऑफ लाइक अ कॉन्टीन्यूस डेटा जो हमारा न्यूमेरिकल का होता है, और कैटेगरियल के लिए ऑर्डिनल डेटा इज़ लाइक अ डिस्क्रीट डेटा। ये नंबर्स में हमारे पास कुछ लिमिटेशन होती है, यहाँ पे जो अलग अदर देन नंबर्स हमारी है उसकी लिमिटेशन है, लाइक येस और नो, इन दोनों में से ही आपको कुछ सिलेक्ट करना है। अब आता है गाइस सोर्सेज ऑफ डेटा, डेटा हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं। सो डेटा जो हमारा कलेक्ट होता है वो 3 जगहों से होता है। एक होता है मशीन और सेंसर डेटा, एक होता है ट्रांजैक्शनल डेटा, और एक होता है ह्यूमन और सोशल डेटा। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दूं कि हम लेट से किसी मॉल में गए। अब जैसे किसी मॉल में गए तो मॉल में सेंसर्स लगा हुआ है कि कितने लोग हमारे मॉल के अंदर आ रहे हैं। सो दैट इज़ जो भी उन लोगों के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मशीन के थ्रू आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड मशीन और सेंसर डेटा। देन आता है ट्रांजैक्शनल डेटा, कि लोगों ने कितनी कितनी ट्रांजैक्शंस करी हैं मॉल में, कितना परचेज़ किया है, क्या क्या सामान परचेज़ किया है, क्या क्या प्रेफरेंसेस है लोगों की, वो होता है ट्रांजैक्शनल डेटा।
जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग। और ह्यूमन और सोशल डेटा मतलब अब जैसे जो लोग हैं मशीन पे जब आया, इन्होंने पेमेंट करी, तो हमने इनसे पूछा कि आप सोशल चैनल आपका कोई है, उन्होंने बताया कि हमारा इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या व्हाट्सएप पे जो भी है, वो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी। दैट इज़ ह्यूमन और सोशल डेटा। कि हमने लिंक्डइन पे जाके या हमने जैसे इंस्टाग्राम पे जाके देखा कि इस पर्सन को क्या पसंद है, उसका नंबर हमारे पास आ गया, देन हम उसको व्हाट्सएप कर रहे हैं, उसी टाइप की नई चीज़ें जो हमारे पास आई हैं शोरूम वाले, दैट इज़ लाइक सोर्सेज ऑफ डेटा। तो जस्ट एन एग्जांपल, मशीन डेटा, ट्रांजैक्शनल डेटा एंड ह्यूमन और सोशल डेटा, ये होते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ डेटा। अब ये तो थे सोर्सेज ऑफ डेटा। अब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं एक बिज़नेस के लिए? अगर मैं एक बिज़नेस की बात करूं कि एक बिज़नेस के लिए इंफॉर्मेशन का क्या क्या सोर्स होगा, तो पहला होगा इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कि हमें अगर अपने बिज़नेस के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। तो पहला है हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे हैं, हमारे अकाउंटिंग जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो, पेरोल कैसा चल रहा है, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, एचआर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन कि हमारा सामान कैसा है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, सब कुछ। टाइम शीट्स मतलब कितने लोग कितने आवर्स के लिए काम कर रहे हैं। पब्लिश्ड अकाउंट, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, वो। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हमारा पुराना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कैसा है। तो एक बिजनेसमैन के लिए अगर उसको कुछ भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है, डिसीजंस लेने हैं, तो ये है सारा इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि बिजनेस के अंदर से वो कहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देन आता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि बाहर से वो क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो डिसीजन अच्छे से ले आगे के लिए। तो गवर्नमेंट डेटा, बैंक से वो डेटा ले सकता है कि बैंक का लोन रेट क्या चल रहा है, अगर हम लोन ले तो क्या होगा, कौन से बैंक का सस्ता लोन है, किस किस कंपनी ने कौन कौन से बैंक से लोन लिया हुआ है। ट्रेड जर्नल्स कि आजकल कौन सी टेक चीज़ है जो ज़्यादा बिक रही है ट्रेड जर्नल्स में, जहाँ पे लिखा होता है कि आजकल ये प्रोडक्ट है वो ज़्यादा चल रहा है, काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता चलता है। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर से पता चलता है कि हमारा जैसे रिटेल बिजनेस डेटा के इस सेगमेंट में इतनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, इतने लॉस चल रहे हैं। सो दीज आर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सारे होते हैं गाइस हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कि हम इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन जो होती है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, डेटा को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए। तो याद रखना, सोर्सेज ऑफ डेटा एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग मतलब अगर जैसे मान लो, इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि तुम ये चीज़ चेक कर रहे हो कि लोगों की लेट से इनकम कितनी है, ऑन एन एवरेज लोगों की इनकम कितनी है, तुम्हें ये चीज़ चेक करनी है ऑन एन एवरेज, ठीक है। सारे इंडिया की लोगों की तुम्हें इनकम ऑन एन एवरेज चेक करनी है। तो तुम कैसे चेक करोगे, क्या तरीका होगा उसका? तो जस्ट एन एग्जांपल, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे हम वो चीज़ कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट वो कैसे कर सकती है। तो इसमें आता है सबसे पहले हमारा रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? एक होती है हमारी पॉपुलेशन मतलब टोटल लोग जो सारे इन्वॉल्व हैं, जितनी हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो, दैट इज़ टोटल आइटम्स इन द लिस्ट, दैट इज़ पॉपुलेशन। उसमें से हम कोई भी रैंडम सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी रैंडम, इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी नंबर उठा लो। उसमें से मैंने 50 लोग उठाए, 1000 लोग उठाए, 2 लाख लोग उठाए, सब उठाए, और उसके अकॉर्डिंग मैंने ये देख लिया कि ऑन एन एवरेज इनकम हमारी कितनी आ रही है। हालांकि तुम बोलोगे कि सर मोस्टली तो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो गवर्नमेंट को तो पता ही है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला, मैं तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? रैंडम सैम्पलिंग मीन्स, ठीक है, सो दैट इज पॉपुलेशन के टोटल लोग हमारे कितने हैं पॉपुलेशन में, और वहाँ से हमें कैसे सिलेक्ट करने हैं रैंडमली, ठीक है। तो मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और यही हमारा पर्पस है, हमें हर चीज़ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रैंडम सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, यही चीज़। तो पॉपुलेशन मीन्स टोटल आइटम इन द लिस्ट, कि लिस्ट में टोटल आइटम्स कितनी है, दैट इज़ पॉपुलेशन। उसमें से हम कुछ भी रैंडम सिलेक्ट करते हैं और वो आता है हमारा रैंडम सैम्पलिंग। एक इसमें आता है हमारा सैंपल फ्रेम। अब सैंपल फ्रेम का मतलब क्या होता है? देखो, पॉपुलेशन मतलब इतने सारे लोग इसमें हैं,
सैम्पल फ्रेम मतलब नंबर लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर्स, यहाँ पे लोगों के नाम, यहाँ पे लोगों के नाम दिए हुए हैं। लेट्स से देयर आर 100 पीपल, मैं एक रूम में हूँ, एक रूम में 100 बंदे हैं, तो 100 बंदे जो हैं दैट इज़ पॉपुलेशन। और नंबर वाइज नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ऐसे मैंने सबको नंबर दिया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड अ सैम्पल फ्रेम। तो सैम्पल फ्रेम इज नंबर लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन में जितनी आइटम्स हैं नंबर उनके जो हमने दिए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड सैम्पल फ्रेम। ठीक है, तो रैंडम में क्या होता है, हम नाम से नहीं डिसाइड करेंगे, 4 उठा लिया, 6 उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, चलो इनसे पूछो इनकी इनकम कितनी है और उसके अकॉर्डिंग हम एक एवरेज निकाल लेते हैं। दैट इज़ लाइक रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग के गाइस ड्रॉबैक क्या होते हैं? सो ड्रॉबैक ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन। ज़रूरी नहीं है कि जो रैंडम हमने सिलेक्ट किए हैं, हो सकता है उसमें कुछ लोग ऐसे हो जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा हाई हो, तो एवरेज हमारी गलत आ जाएगी। अनरिप्रेजेंटेटिव, कि जो रैंडम सैम्पलिंग होता है इट इज़ अनरिप्रेजेंटेटिव, इसके बेस पे हम पूरे डेटा जो पूरी पॉपुलेशन है उसकी एवरेज नहीं निकाल सकते, वो सही नहीं आएगी। मे बी स्कैटर्ड ओवर लार्ज एरिया, तो जैसे मैंने बताया था तुम्हें, अभी तो एक रूम में 100 लोग थे, अब सोचो एक एरिया में, एक स्टेट में इतने सारे लोग हैं, उनकी एवरेज इनकम निकालनी है, तो ऐसे रैंडम सैम्पलिंग करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, कि कहाँ से उठाए लोगों को, कौन सी एरिया से उठाए, हमें क्या पता। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में इतनी सारी जगहें हैं, तो कहाँ कहाँ जाके किस किस से पूछोगे ये तुम्हें नहीं पता, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है। नो एडिक्वेट सैम्पलिंग के लिए हमारे पास कोई एज सच प्योर मेथड नहीं है कि हम बोल सकें कि हमने सैम्पलिंग भी इस बेस पे की है। हम सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम रैंडमली कुछ चीज़ें निकाल के उसको एक एनालाइज कर सकें, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग से वो चीज़ अच्छे से नहीं होगी। एक्सपेंसिव रैंडम सैम्पलिंग काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। सो ये होता है गाइस हमारा रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ कॉजी सैम्पलिंग। अब कॉजी सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग से थोड़ी सी अलग होती है। तो कॉजी सैम्पलिंग में हमारे 3 टाइप की सैम्पलिंग आती है। एक आती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, एक आती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, और एक आती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है गाइस? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज कि मैंने क्या किया, जैसे मेरे पास टोटल 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है, 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा है। मैंने बोला मैं हर 10th पर्सन को, हर 10 स्टूडेंट को उठा के उसके मार्क्स पूछूंगा। मेरे पास पूरे एरिया के 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा है। मैंने हर 10 स्टूडेंट को उठा के उसके बाद मैंने एक एवरेज निकाली। दैट इज़ लाइक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कि एटलीस्ट आई एम फॉलोइंग अ सिस्टम। ऐसा नहीं है कभी 2, कभी 5, कभी 11, कभी 30, नहीं, हर 10th आइटम को मैंने उठाया है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेके मैंने पूरे डेटा के लिए एक एवरेज निकाली है। दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। एवरी 10th आइटम इन द पॉपुलेशन, गैप बिटवीन एवरी nth आइटम इज कॉल्ड सैम्पल इंटरवल, कि जो मैंने इनके बीच में गैप है 10-10 का, दैट इज कॉल्ड माई सैम्पल इंटरवल। तो देखो छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की हुई है कि सैम्पल इंटरवल क्या होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का एक्चुअल मतलब क्या है। तो ये है कॉन्सेप्ट, अपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेना हर टॉपिक के, मैं बार बार बोलता हूँ। और एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है गाइज, कि कहीं से तुम्हें एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब गाइस सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की अगर मैं तुम्हें कुछ बात करूँ कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का जो एडवांटेज होगा वो ये होगा कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बहुत ही ईजी है यूज़ करने में, पहला। और दूसरा कि इसको हम एक रीजनेबली रैंडम बोल सकते हैं, कि है तो ये रैंडम ही, बट रैंडम के पीछे भी हमने एक रीज़न डिसाइड किया हुआ है कि कौन से रीज़न से हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक एवरी 10th आइटम। इसका नुकसान क्या है कि इसके लिए हमें एक सैम्पल फ्रेम चाहिए, पहली बात, कि इतने हमें नंबर्स में बाइफर्केट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना सैम्पल फ्रेम के हम कर लेंगे। अगर ये सैम्पल फ्रेम ही नहीं है तो मैं कैसे हर 10th आइटम को चूज़ करूँगा? तो पता भी तो होना चाहिए कि 10th नंबर पे कौन सा आइटम है। सो दैट मीन्स वी नीड अ सैम्पल फ्रेम हियर। दूसरा, इसके लिए हमें पूरी पॉपुलेशन चाहिए, मतलब अगर 1000 लोग हैं, हज़ारों का डेटा हमें चाहिए, तभी हम देख पाएंगे कि 10th आइटम पे कौन सा है जिसका हम डेटा यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ लाइक इसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट जो हमारा आता है गाइज, दैट इज़ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है गाइज, कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसको हमने डिवाइड कर दिया कैटेगरी में, ठीक है ना। अब डिवाइड कर दिया कैटेगरीज में, इसका जैसे एग्जांपल मैंने क्या किया, सारे ए वाले एक साथ इकट्ठे कर लिए, जैसे
टोटल हमारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं ABCDEF सारे मैंने लोग अलग अलग इकट्ठे कर लिए। अब उनमें से मैं रैंडमली कोई भी उठा रहा हूँ, कुछ मैंने ए वाले उठा लिए, कुछ बी वाले उठा लिए, कुछ सी वाले उठा लिए, कुछ डी वाले उठा लिए रैंडमली। ऐसा नहीं है कि उसमें से 10 उठाए, उसमें से 20 उठाए, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से कुछ भी उठा लिया। दैट इज़ कॉल्ड हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम जो इनको डिवाइड करते हैं इन कैटेगरीज, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटा और कैटेगरीज। हर स्ट्रेटा में से हम फिर कुछ रैंडम सैंपल्स उठाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो टोटल पॉपुलेशन को पहले हम कन्वर्ट करते हैं इन कैटेगरीज और स्ट्रेटा, इसका कोई फिक्स मेथड नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं। उसमें से फिर हम कोई भी रैंडम लोग उठाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब आता है गाइस मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होता है, ध्यान से देखो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन थी, इसका जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मल्टी स्टेज मतलब यहाँ पे हमें काइंड ऑफ बहुत सारे स्ट्रेटास बनाने पड़ते हैं। तो स्ट्रेटा बोलो या इसको वैसे बोल दो कि टोटल जो हमारी पॉपुलेशन थी वो मैंने 25% यहाँ, 25% यहाँ, 25% यहाँ, 25% यहाँ कर दी। ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन थी उनको मैंने 25% हर जगह पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें से कुछ रैंडम सिलेक्ट किए, इसमें से कुछ रैंडम, इसमें से कुछ रैंडम, इसमें से कुछ रैंडम। ये करने के बाद दोबारा मैंने उनमें से जो बचे हुए हैं हर एक को फर्दर 3 में डिवाइड किया। इसमें जो बचे हुए थे उनको फर्दर डिवाइड किया, इसमें जो बचे हुए थे उनको फर्दर डिवाइड किया, देन इसमें से मैंने कुछ सैंपल लिए, देन जो बचे हुए थे उनको फर्दर डिवाइड किया, एंड देन उसमें से कुछ सैंपल लिए। तब तक लेता रहा जब तक मुझे नहीं लगा कि मेरे पास रेलिवेंट डेटा आ गया है। ऐसा नहीं है सबका, मेरे पास रेलिवेंट इंफॉर्मेटिव डेटा आ गया है। दैट इज़ कॉल्ड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। कि पहले मैं उनको सब पॉपुलेशन में कन्वर्ट करता हूँ, देन उसमें से कुछ रैंडम निकालता हूँ, बचे हुए को हर एक को दोबारा सब पॉपुलेशन में डिवाइड करता हूँ, देन उसमें से मैं कुछ रैंडम लोगों को सिलेक्ट करता हूँ, एंड देन ये चीज़ चलती रहती है जब तक मुझे नहीं लगता कि हाँ मेरे पास कुछ पर्टिकुलर अच्छे इतने लोगों का डेटा आ गया है कि मैं पूरी पॉपुलेशन का एक एवरेज निकाल सकूं। ये होते हैं हमारे 3 टाइप्स ऑफ क्वाजी सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तीनों का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए, यही हमारा टारगेट है, यही मेरा टारगेट है इस वीडियो को बनाने का, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देन आता है गाइस हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पे हमारी रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती। इसमें सबसे पहला होता है कोटा सैम्पलिंग, विच इज़ लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस मीन्स कि हमने जो हमें दिखा उसको उठा लिया। मतलब ऐसे नहीं किसी को भी, जो सबसे पहले हम बैठे हुए थे, टोटल पॉपुलेशन थी, हमने कहा जो सबसे पहले आएगा हम उसका डेटा लेंगे, तो हमने रैंडमली नहीं लिया, हमने खुद नहीं उठाया, जो सबसे पहले हमारे पास आया है उसी का हमने सैंपल ले लिया। दैट इज़ कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग, मीन्स विच एवर आइटम इज़ ईजी टू गेट, टेक सैंपल फ्रॉम इट, दैट इज़ कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, तो क्लस्टर सैम्पलिंग में हमने क्या किया, जैसे टोटल पॉपुलेशन है, मैंने टोटल पॉपुलेशन में से एक पार्ट सिलेक्ट कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सारे AZS या ASZ, क्योंकि A बड़ा कॉमन है, S थोड़ा कम कॉमन है, Z बहुत कम कॉमन है, तो मैंने बोला ASZ वाले जितने भी इनके नाम स्टार्ट होते हैं वो लोग आ जाओ, और उन सब का मैंने पूरा डेटा ले लिया, और उसके बेस पे मैंने जितने भी लोग थे पूरे A to Z नंबर नाम से वाले, उन सब का मैंने एक एवरेज निकाल दिया। तो दैट इज़ नॉट अ रैंडम सैम्पलिंग कि मैंने कोई भी उठाया, मैंने सारे A वाले, सारे S वाले, सारे Z वाले उठा लिए। तो मैंने क्या किया, पॉपुलेशन को कन्वर्ट किया, देन जो भी हमारे A वाले थे उसमें से मैंने सैंपल ले लिए, बाकी सबको मैंने छोड़ दिया, और इसके बेस पे मैंने एवरेज निकाल ली। दैट इज़ कॉल्ड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमारे कौन कौन से आते हैं, कोटा सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, कोटा सैम्पलिंग एंड गाइस क्लस्टर सैम्पलिंग। इसके बाद आता है गाइस हमारा इन्फॉर्मेशन को, अब जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, ऊपर से जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने रैंडम्स वगैरह इन सब से कलेक्ट की है, उसको हम प्रेजेंट कैसे करें, उसको हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस इसको बनाने का जो सबसे पहला तरीका होता है, दैट इज़ कॉल्ड हमारा टेबल। तो टेबल में हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जैसे नेम, अल्फ़ाबेट, और यहाँ पे इस नंबर के क्या डेटा है। तो ये होता है हमारा शोइंग डेटा इन सिंपल टैबुलर फॉर्म, दैट इज़ टेबल्स। इसके बाद आता है गाइस हमारा चार्ट्स। अब चार्ट्स में हम ये इन्फॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो चार्ट में हमारा सबसे पहले आता है बार चार्ट। चार्ट में सबसे पहले आता है हमारा गाइस बार चार्ट।
तो बार चार्ट के अंदर हमारे 4 टाइप के बार चार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल बार चार्ट। अब सिंपल बार चार्ट, जैसे एग्जांपल देता हूँ, हमें अपनी कंपनी के, हमारी कंपनी में लेट से 3 प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी। हमारी कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी। तो हमने देखना है कि तीनों की सेल कितनी है। जस्ट एग्जांपल, ताकि तुम्हारे को ये चार्ट्स अच्छे से समझ आ जाए। जस्ट एग्जांपल, तो ए बी सी हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं और हमें देखना है कि तीनों की सेल कितनी है। तो सबसे पहले सिंपल बार चार्ट, इसमें मैंने क्या किया, मैंने अलग से बाइफरकेट नहीं किया, मैंने टोटल सेल लिख दी। ए की इतनी है, वो ए बी सी तीनों की टोटल सेल इतनी इतनी है कि 2018 में ए और बी सी की इतनी थी, यहाँ इतनी थी, यहाँ इतनी थी, यहाँ इतनी थी। या फिर मैंने क्या किया, मैंने 3 डिफरेंट बार बना लिए। ए की सेल इतनी है, बी की इतनी, सी की इतनी, सॉरी 2018 में ए की सेल इतनी है, 2019 में इतनी है, 20 में इतनी है, 21 में इतनी है। प्रोडक्ट बी की सेल 2018 में इतनी है, 19 में इतनी, 20 में इतनी, 21 में इतनी। ऐसे करके मैंने अपना एक बार चार्ट बना लिया इंडिविजुअल तीनों का, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल बार चार्ट। या फिर मैंने क्या किया, तीनों की कंबाइंड सेल मैंने यहाँ पे लिख दी। देन आता है मेरा कंपोनेंट बार चार्ट। अब कंपोनेंट बार चार्ट पे मैंने क्या किया, मैंने तीनों की कंबाइंड सेल लिखी कि 2018 में टोटल सेल इतनी थी, जिसमें ए की इतनी थी, बी की इतनी थी, सी की इतनी। टोटल सेल इतनी है, ए इतना है, जिसमें बी इतना, सी इतना। 2019 में ए की सेल इतनी थी, बी की इतनी, सी की इतनी। 2020 में ए की सेल इतनी, बी की इतनी, ई की इतनी। 21 में ए बी सी। दिस इज हाउ आई नाउ प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन कंपोनेंट बार चार्ट कि टोटल सेल भी आ गया और टोटल सेल के साथ मेरी इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हालांकि मैं बहुत इजीली कंपेयर नहीं कर सकता, थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना, बट स्टिल इट्स बेटर दैन सिंपल बार चार्ट। इसके बाद और अच्छी जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो आया है मेरा मल्टीपल बार चार्ट। अब मैंने क्या किया, 2018 में, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था, मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट बार चार्ट्स बनाए थे। मैंने तीनों को कंबाइन करके एक में डाल दिया। कैसे, ये मेरा पूरा बार है। 2018 में ए की सेल इतनी थी, बी की सेल इतनी थी, सी की इतनी थी। 2019 में ए की इतनी थी, बी की इतनी, सी की इतनी। 2020 में ए की इतनी, बी की इतनी, सी की इतनी। इस हिसाब से मैंने अपना बार चार्ट बना लिया, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल बार चार्ट के एक ही के अंदर मैंने तीनों प्रोडक्ट को अलग से बाइफरकेट कर दिया। तो टोटल निकालना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि टोटल मैं देखो नहीं बता सकता ना कि टोटल सेल कितनी हुई थी, बट इंडिविजुअली मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल बार चार्ट। देन आता है गाइज मेरा परसेंटेज बार चार्ट। अब परसेंटेज बार चार्ट क्या होता है, मैंने इसमें क्या किया, मैंने 2018 का देखा कि टोटल जो मेरी सेल हुई है इन परसेंटेज, मतलब परसेंटेज हर बार मेरी 100% सेल होती है, तो 100% में कितने परसेंट ए की सेल है, कितने परसेंट बी की सेल है और कितने परसेंट मेरी सी की सेल है। जैसे 30% ए सेल था, 60% बी सेल था, 10% सी सेल था। तो यहाँ से मैंने ये देखा कि टोटल सेल में कितना कितना परसेंटेज मेरा इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेल है। देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि यहाँ से परसेंटेजेस तो हमें मिल गई, लेकिन ये नहीं पता कि हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ सेल, अमाउंट कितना है हमारा, टोटल ए का कितना अमाउंट है, बी का कितना अमाउंट है, वो थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो ये जो परसेंटेज बार चार्ट होता है, इट इज़ डिवाइडेड इन परसेंटेज एंड नो एब्सोल्यूट फिगर इज शोन ऑल इन परसेंटेज, कि सब कुछ हमारा परसेंटेज में होता है, एब्सोल्यूट फिगर्स में कुछ भी नहीं आता। सो ये होता है गाइस हमारा बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट एंड परसेंटेज बार चार्ट। आई होप तुम सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ किसी भी बच्चे को लग रही है कि सर आपको थोड़ा स्लो चलना चाहिए या कुछ भी चीज़ और डिटेल में एक्सप्लेन करो, मुझे प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताना। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज मैं वीडियो बना के आज ही अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उनकी वीडियो मैं 1-2 दिन बाद अपलोड करूँगा। आफ्टर वॉचिंग योर रिव्यूज़ कि मुझे और क्या अपडेट्स करने चाहिए, प्लीज़ मुझे ये चीज़ गाइस बताना। अब नेक्स्ट आता है गाइस हमारा पाई चार्ट। अब जैसे हमारे यहाँ पे था चार्ट्स में बार चार्ट था, अब आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट इज समथिंग लाइक दिस। ये क्या होता है, इट्स अ सर्कल, और ये सर्कल जो होता है दिस कंप्लीट इज 360 डिग्री, ये पूरा हमारा 360 डिग्री होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला कि टोटल सेल मेरी इतनी थी, इसमें ए की सेल इतनी है, बी की सेल इतनी है, सी की सेल इतनी है, या थोड़ा सा और, ए की सेल इतनी है, बी की सेल इतनी है,
सी की सेल मेरी इतनी है. दिस इज़ हाउ आई प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन पाई चार्ट. ठीक है, तो जो पूरा सर्कल होता है गाइस दैट इज़ 360 डिग्रीज. जैसे हमारा एक 100% होता है वैसे ये 360 डिग्रीज में होता है. अब मुझे अगर ये देखना है कि ए इस पाई चार्ट में कितने डिग्री आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि ए कितने डिग्री होगा. इट विल बी जो हमारी ए की सेल्स है डिवाइडेड बाय जो हमारी इस पूरी की सेल है. अगर लेट्स से पूरी सेल हमारी लेट्स से 1000 डॉलर्स की हमारी पूरी सेल थी और ए की सेल थी लेट्स से $300 की. टोटल $1000 जो सेल थी उसमें से 300 हमारी ए की सेल थी. तो ए का कितना हमारा यहाँ पे डिग्री आएगा, इट विल बी 300 डिवाइड बाय 1000 इंटू 360, जस्ट प्रोपोर्शनेट. 300 डिवाइड बाय 1000 इंटू 360, so 300 डिवाइड बाय 1000 इंटू 360, इट इज़ 100%. दैट मीन्स 100% हमारा जो ये है वो ए का आएगा. 90% इतना होता है तो 90 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा 100. गाइज रेयर है लेकिन ऐसा क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है. जैसे मान लो तुम्हें यही क्वेश्चन आ गया और उन्होंने तुम्हें चार ऑप्शन दिए कि ए हमारा इतना आ रहा है 90 डिग्री, इतना आ रहा है, ए हमारा इतना आ रहा है और ए हमारा लेट से इतना आ रहा है. ये तुम्हें चार ऑप्शन दे दिए. आ सकता है ऐसा क्वेश्चन. तो तुम बताओ इसमें से कौन सा होगा जो हमारा ए प्रोडक्ट का डिग्री होगा. तो तुम्हें पता है ये होता है एग्जैक्ट 90%, तो ये हमारा आंसर नहीं है. ये जो मैंने बनाया है मैंने क्या बना दिया, एक सेकेंड गाइस. अच्छा, ये मैंने बनाया 90 से कम. ये मैं खुद ही बना के भूल गया मैंने क्या बना दिया. ये मैंने बनाया ऐसे. तो 90 हमारा इतना होता है तो ये तो 90 से कम ही है, ये भी नहीं आएगा. ये पूरी लाइन हमारा होता है गाइस 180 डिग्रीज. मैथ सब ने पढ़ी हुई है तो ये होता है 180 डिग्रीज, ये भी नहीं आएगा. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है गाइस. काफ़ी बार बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा पुट्ठा क्वेश्चन आया, हमें समझ ही नहीं आया. हमें हर चीज़ कॉन्सेप्चुअली पढ़नी है. पाई चार्ट पूरा टोटल 360 डिग्रीज का होता है. इसमें अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर आइटम का डिग्री निकालना है कितना होगा, इट विल बी उसका आइटम की फिगर डिवाइड बाय टोटल फिगर इंटू 360 डिग्रीज. इंटू 100 नहीं करेंगे, इंटू 100 ऊपर वाले केस में होगा, इंटू 360 डिग्रीज. जो भी आंसर आया दैट मीन्स उतने डिग्री हमारा पाई चार्ट में उसकी जगह होगी. इस तरह से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं. सो ये आते हैं चार्ट्स. उसके बाद आएगा है हमारे ग्राफ. अब ग्राफ में एक होता है हमारा स्कैटर्ड ग्राफ. स्कैटर्ड ग्राफ क्या होता है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की कॉस्ट और हमारा आउटपुट के इतने आउटपुट पे इतनी कॉस्ट थी, इतने आउटपुट पे पर यूनिट कॉस्ट इतनी थी. जैसे भी कि पर यूनिट कॉस्ट हमारी या टोटल कॉस्ट हमारी इतनी इतनी आई है, इतने आउटपुट पे टोटल कॉस्ट इतनी है, इतने आउटपुट पे टोटल कॉस्ट इतनी है, वो चीज़ हमने लिखी हुई है. दिस इज़ टोटल कॉस्ट. कि टोटल कॉस्ट इतने आउटपुट पे इतनी है कि मैंने 10,000 यूनिट सेल किए थे तो मेरी टोटल कॉस्ट इतनी आई थी, 15 किए थे तो इतनी आई, 20 किए थे तो इतनी आई. तो यहाँ पे ये जो मैंने क्रॉस लगाया है मतलब इस टाइम पे हमारी इतनी कॉस्ट थी, इस टाइम पे हमारी इतनी कॉस्ट थी, इस टाइम पे इतनी कॉस्ट थी, इस टाइम पे इतनी कॉस्ट थी, इस टाइम पे इतनी कॉस्ट थी. सो दैट इज़ स्कैटर्ड ग्राफ. कि मैंने क्या किया, मैंने हर पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करके लिख दिया. दैट इज़ स्कैटर्ड ग्राफ. स्कैटर्ड ग्राफ के बाद आता है गाइस हमारा लाइन ग्राफ. तो लाइन ग्राफ में क्या होता है गाइस, लाइन ग्राफ में मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास स्कैटर्ड आइटम थी ऊपर से, उसका मैंने एक एवरेज लेके एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली जो सबके नियर बाय आ रहा है. एक मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली जो सबके नियर बाय आ रहा है. या चलो थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं, ऐसे मतलब सीधी लाइन होगी, मैं टेढ़ी कर रहा हूँ ऐसे. लेट्स से दिस इज़ माय लाइन ग्राफ. कि मैंने एक लाइन बना ली है इस स्कैटर्ड ग्राफ से. ये हमें आगे काफ़ी सारी वीडियोस में पढ़ना है कि कैसे निकाल सकते हैं फिगर्स. आएगा भी लीनियर रिग्रेशन, ये सब कुछ वो यही होता है, कोरिलेशन, कोफिशिएंट, वो सब कुछ यही है. ठीक है. सो ये होता है हमारा स्कैटर्ड ग्राफ और ये होता है हमारा लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ में गाइज एक चीज़ याद रखना, जो ये वाली हमारी लाइन होती है दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल और ये जो लाइन होती है दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे आउटपुट किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है. आउटपुट से हमें पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी. दैट मीन्स कॉस्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी आउटपुट. तो हमारी यहाँ पे जो लाइन ग्राफ की इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं काफ़ी सारी जगहों पे ये चीज़ काम आने वाली है. दैट इज़ y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स. y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स. y होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a होता है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट,
बी होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट और एक्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो दिस इज वाई, दिस इज एक्स, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ए इज हमारी फिक्स कॉस्ट और बी इज वेरिएबल कॉस्ट, तो बी इज वेरिएबल कॉस्ट, बी इज वेरिएबल कॉस्ट और एक्स जो होता है हमारा दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई थिंक मैंने उसमें नोट्स में गलत लिखा हुआ है, इसको प्लीज़ तुम ठीक कर लेना, गलती सभी से होती है, मैं भी इंसान हूँ, शायद मुझसे भी गलती होगी, ठीक है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये होता है फिक्स कॉस्ट, ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है बोथ कैन बी यूज टूगेदर टू फाइंड आउट यूजफुलनेस ऑफ द डेटा। कैसे? एग्जाम्पल, अगर हमने जब अपने लाइन प्लॉट्स किए लाइन ग्राफ से, सॉरी स्कैटर्ड ग्राफ से, तो हमारी ये फिगर्स आई, इससे हमने लाइन ड्रॉ करी, दैट मीन्स हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो डेटा है, ध्यान से देखो, हमारा जो डेटा है आगे भी जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसके नियर बाय ही आएगा हमारा डेटा, दैट मीन्स इसकी जो प्रिडिक्शन है वो थोड़ी सी अच्छी प्रिडिक्शन है, कि मतलब अगर हमारा जो डेटा है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, अगर डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तो हमारा ये जो लाइन ग्राफ और स्कैटर ग्राफ है वहाँ से अच्छी प्रिडिक्शन आ सकती है। लेकिन अगर हमारी वेरिएशंस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई वेरिएशन है, तो वहाँ पे हमारा लाइन ग्राफ एक अच्छा आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाऊँ, मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ मेरी सेल इतनी होगी, हो सकता है यहाँ इतनी भी हो सकता है यहाँ बहुत ज़्यादा भी हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है हमारा, तो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रिडिक्शन। तो ये हमारी एक अच्छी प्रिडिक्शन है और ये हमारी अच्छी प्रिडिक्शन नहीं है। अगर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है जैसे यहाँ पे है, तो ये डेटा हमारे को अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, बट ये हमें अच्छा रिजल्ट दे देगा। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट आई वुड सजेस्ट बुक में से कर लेना, क्योंकि ये मैं तुम्हें इन नोट्स में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसमें सेल्स होते हैं, सब कुछ होता है, वो तुम बुक में से भी कर सकते हो, या फिर मैंने जैसे स्प्रेडशीट की 1-2 यूट्यूब वीडियोस भी बनाई हुई है, वहाँ से भी कर सकते हो। इट्स सिंपल, स्प्रेडशीट में सिर्फ तुम्हें ये देखना है कौन सा सेल, कौन सा रेफरेंस नंबर, थोड़े बहुत फॉर्मूलेज है, वो तुम ईजिली कर सकते हो गाइज। इसके लिए यू डोंट नीड के इस नोट्स में मैं कुछ लिखूँ, उसमें समझ भी नहीं आना, आई कैन नॉट जस्ट ड्रॉ एक्सेल ओवर हेयर और तुम्हें समझाऊँ, ठीक है ना। तो स्प्रेडशीट यू कैन लर्न फ्रॉम द बुक। अब आता है गाइज हमारा थर्ड चैप्टर इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर। कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर। अब गाइज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर। इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, अपने प्रोडक्ट के लिए, जो कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट हम कैसे निकालें। बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं अपना कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अब हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर मतलब कि हमारी कौन कौन सी टाइप की कॉस्ट होती हैं और कैसे हम उसको डिटेक्ट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है प्रोडक्शन कॉस्ट। सो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। तो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले आता है अपना मटेरियल। मटेरियल होता है हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। मटेरियल कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देन आता है लेबर। लेबर कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे एक लेबर है जो डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट बना रही है, एक है सुपरवाइज़र जो लेबरों का ध्यान रख रहा है, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, और एक आते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कुछ होते हैं डायरेक्ट जो हम इजीली बाइफर्केट कर सकते हैं पर यूनिट, और कुछ ओवरहेड्स होते हैं जो हम इनडायरेक्ट होते हैं जिसको हम डायरेक्टली बाइफर्केट नहीं कर सकते। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल तो हमें पता है कि रॉ मटेरियल होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो सकता है? जैसे हमारे स्पेयर पार्ट्स हो गए, हमारा लुब्रिकेंट हो गया, जो ऑयल है जो हमारे को मशीन में लगता है, या अगर एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट में कितना हमारा कलर लगता है जो हम इजीली बाइफर्केट नहीं कर सकते कि एक प्रोडक्ट में इतना कलर लगा है, दैट इज़ इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर का मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? जैसे मैं फैक्ट्री का रेंट पे कर रहा हूँ, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री के टेलीफोन एक्सपेंसेस, सो दीज आर इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं जो मैं बाइफर्केट कर सकता हूँ ओवरहेड्स? जैसे मान लो मैंने पर प्रोडक्ट अपना कोई स्पेसिफिक खर्चा किया जो उसका मटेरियल से रिलेटेड नहीं है। जैसे ब्रांड, कि मैंने ब्रांड बनाया और वो ब्रांड मैं इतने ही यूनिट्स में यूज़ कर सकता हूँ, काइंड ऑफ लाइक दैट। कि जैसे मैंने रॉयल्टी पेटेंट लिया या ब्रांड बनाया और उसमें बोला कि ये जो ब्रांड नेम है आप मैक्सिमम इतने यूनिट्स में कर सकते हो। ऐसा होता नहीं है, बट जस्ट एन एग्जाम्पल। सो दैट इज़ डायरेक्ट ओवरहेड और दैट इज़ इनडायरेक्ट ओवरहेड। हमें काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होंगी।
तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड, इट कैन बी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इट कैन बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। उसके बाद आते हैं गाइस फैक्ट्री और प्रोडक्शन के ओवरहेड हमारे क्या क्या हो सकते हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। ये जो मैंने तुम्हें बताया हुआ है इस चार्ट को ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से समझना। बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ये है हमारी फैक्ट्री, ठीक है। इस फैक्ट्री में जितना भी हम खर्चा करते हैं, सारा खर्चा इस फैक्ट्री का, वो सारा होता है हमारा प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। इस फैक्ट्री से एक बार अगर प्रोडक्ट निकल गया, इस फैक्ट्री के गेट से एक बार हमारा प्रोडक्ट निकल गया, अब चाहे वो वेयर हाउस में जा रहा है, चाहे वो आगे सेल हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो सारे हमारे होते हैं नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। सो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो फैक्ट्री के जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, मशीन की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एनीथिंग, जो भी फैक्ट्री तक के हमारे खर्चे हैं इस प्रोसेस के सारे वो हमारे होंगे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। और एक बार अगर प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकल गया, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये होता है प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में डिफरेंस। तो नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जैसे मेरा ऑफिस है जो सेल्स का ध्यान रखते हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, लोन इंटरेस्ट, ये सारा हमारा होगा इनडायरेक्ट या फिर नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमें लर्न करनी पड़ती हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी थी ग्रॉस प्रॉफिट। हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इट इज़ सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मतलब यहाँ नहीं, हमने ऑलरेडी F3 में पढ़ा हुआ है, वरना कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हालांकि मैंने आगे बताया हुआ है, बट स्टिल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सेल प्राइस, दूसरा तरीका क्या होता है, सेल प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, जो भी हमने यूनिट्स बेचे हैं, यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखना गाइस, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज यूनिट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस यूनिट सोल्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ सेल जो हमारी है वो कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो यूनिट्स हमने सेल किए हैं उन यूनिट्स को बनाने की हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई है। हम यहाँ पे टोटल यूनिट्स जो हमने बनाए हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टोटल यूनिट्स में वो वाले यूनिट्स भी होते हैं जो अभी तक हमने सेल नहीं करे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो यूनिट्स हमने एक्चुअली में सेल किए हैं उन यूनिट्स की हमारी कॉस्ट कितनी आई है। तो वो कैसे निकालेंगे, जितने भी हमने यूनिट सेल किए हैं इनटू कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट, जितनी भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। जितने भी हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, दैट इज ओपनिंग यूनिट्स प्लस परचेज यूनिट्स। ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी हमारा टोटल खर्चा हुआ है अभी तक का, कितने यूनिट्स पे मेरे ओपनिंग जो थे और जो मैंने यूनिट्स परचेज करे थे उन पे प्रोडक्शन करी है, वो सारे यूनिट्स से मैं डिवाइड कर दूंगा और मेरा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट। अज्यूमिंग, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास नहीं बचा था, कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, ठीक है। तो ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट। इसके बाद गाइस हमारा बनता है कॉस्ट कार्ड। अब कॉस्ट कार्ड क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो एक प्रोडक्ट है उसकी हमारी टोटल कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। अब कॉस्ट कार्ड इज लाइक, अगर ये हमें देखना है कि पर यूनिट हमारी, एक सेकेंड कलर चेंज करता हूँ मैं, अगर मेरे को ये देखना है गाइस कि पर यूनिट मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, पर यूनिट मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट ऑफ द यूनिट, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल के, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट उसमें कितना लगा है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कितनी लगी है मेरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे कितने लगे हैं, और ये जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट, कि मेरी प्राइम कॉस्ट इतनी आई है। तो प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तुम चाहो तो ये प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, तुम चाहो तो ये टोटल भी निकाल सकते हो, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऐसे भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये होता है हमारा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, ऑल इनडायरेक्ट लेबर
ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कहलाया जाता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। सो प्राइम कॉस्ट मतलब सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब उसमें हम सारे इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं वो बन जाता है हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। और इसमें जब सारे हम नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, जो हमने ऊपर पढ़े थे अभी, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब ऐड कर देते हैं, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको मैं टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, कि टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा कितना खर्चा हुआ है, पूरे बिजनेस में टोटल खर्चा हमारा कितना हुआ है, इसे बोला जाता है गाइस कॉस्ट कार्ड। एक बार देख लेना, पढ़ लेना, बस तुम्हें एज इट इज़ लर्न करना है। ये एज सच इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, हमें ये टर्म्स लर्न करनी है कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है। चलो, इसके बाद आता है गाइस कॉस्ट बिहेवियर। अब हमारी कॉस्ट जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, तो गाइस हमारी 4 टाइप की कॉस्ट होती हैं। एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है सेमी फिक्स कॉस्ट, और एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक होती है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट, और लास्ट आती है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले बात करते हैं गाइस हमारी फिक्स कॉस्ट की, कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है। तो फिक्स कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट हमारा जितना मर्जी चेंज हो, टोटल कॉस्ट हमारी चेंज नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा फैक्ट्री का रेंट, कि मैं एक फैक्ट्री का रेंट पे कर रहा हूँ, लेट्स से इट इज़ $10,000। अब उस फैक्ट्री में चाहे मैं एक दिन में 100 यूनिट बनाऊँ, चाहे मैं एक दिन में 1000 यूनिट बनाऊँ, चाहे मैं एक दिन में 1,00,000 यूनिट बनाऊँ, चाहे मैं एक दिन में एक भी यूनिट ना बनाऊँ, अगर मैं एक भी यूनिट ना बनाऊँ तब भी मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। चाहे मैं 1,00,000 यूनिट बनाऊँ तब भी मुझे उतना ही रेंट पे करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड माई फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट डज नॉट चेंज विद वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मेरी चेंज हो रही है तो टोटल कॉस्ट मेरी कभी भी चेंज नहीं होती। हाँ, पर यूनिट कॉस्ट चेंजेस विद वॉल्यूम, याद रखना, पर यूनिट कॉस्ट मेरी चेंज हो सकती है। कैसे? रेंट का खर्चा है मेरा 10,000, अगर मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा हूँ, लेट्स से मैं 10,000 यूनिट बना रहा हूँ, तब भी खर्चा मेरा 10,000 आएगा। तो पर यूनिट कितना हो गया? 10,000 खर्चा डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो $1 पर यूनिट खर्चा हो गया। अब अगर मान लो मैं 20,000 यूनिट्स बना रहा हूँ, तब भी मेरा रेंट का खर्चा 10,000 ही होगा। तो पर यूनिट अगर मुझे एक्सपेंस निकालना है, तो जो भी चीज़ पर यूनिट निकालनी होती है, जैसे मुझे पर यूनिट पर यूनिट निकालना है, तो टोटल यूनिट्स डिनोमिनेटर में आएंगे। जो भी पर निकालना होता है मुझे, वो डिनोमिनेटर में आता है, मतलब चिड़िया वाला पर नहीं, जो भी पर मुझे निकालना होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो आई हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, तो टोटल यूनिट्स नीचे आ जाएंगे, टोटल कॉस्ट 10,000, अब यहाँ मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ गई 0.50। तो इस चीज़ से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं कि जितना जितना आउटपुट बढ़ जाता है उतनी इतनी हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम होती रहती है, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये होता है गाइस हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। देन आता है नेक्स्ट हमारा वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसका ग्राफ तो मैंने समझाया नहीं। ग्राफ ये ऐसे चलता है, दिस इज़ वॉल्यूम, कितने हम आउटपुट बना रहे हैं, और ये है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारी सेम रहती है, टोटल कॉस्ट नेवर चेंजेस, टोटल कॉस्ट ऐसी रहेगी, वॉल्यूम जितनी मर्जी बढ़ा लो। अब आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एग्जाम्पल इसका पहले मैं बताता हूँ, जो हमारी हम डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर देख सकते हैं। जैसे एक शर्ट में कितना कपड़ा लग रहा है, अगर मैं शर्ट्स बना रहा हूँ तो एक शर्ट में मेरा कितना कपड़ा लग रहा है, कितने मीटर कपड़ा लग रहा है, दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। मतलब अगर मैं एक भी शर्ट नहीं बनाऊँगा तो मेरा कोई भी खर्चा नहीं आएगा रॉ मटेरियल का, और अगर मैं ज़्यादा शर्ट्स बनाऊँगा उतना उतना पर यूनिट मेरा खर्चा बढ़ता रहेगा। सो दैट मीन्स टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द वॉल्यूम, कि जो टोटल कॉस्ट है, जितने जितने मैं वॉल्यूम बढ़ाता जाऊंगा उतना ज़्यादा टोटल कपड़े का खर्चा, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक में 1 मीटर लग रहा है तो अब 2 मीटर लगेगा, 3 मीटर लगेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो टोटल कॉस्ट मेरी है मटेरियल की, वो भी साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। जितने मेरी यूनिट्स बढ़ेंगे, टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट भी मेरी बढ़ती चली जाएगी। तो टोटल कॉस्ट चेंजेस विद द वॉल्यूम, पर यूनिट कॉस्ट रिमेन सेम, कि मेरा जो कपड़ा लगता है पर यूनिट वो लगता है $5 का, $5 का कपड़ा मेरा पर यूनिट लगता है। तो चाहे मैं 1 यूनिट बनाऊँ चाहे 100, हर यूनिट में मेरा $5 का ही कपड़ा लगेगा। हाँ, इन टोटल दिस प्राइस विल इंक्रीज, दिस अमाउंट विल इंक्रीज, लेकिन एक यूनिट को बनाने में मेरा $5 का खर्चा होता है। तो 10 यूनिट बनाऊंगा तो 10 × 5 दैट मीन्स 50 का खर्चा होगा। सो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट रिमेन सेम। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आते हैं गाइस स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। अब स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, कि ये ऐसी फिक्स कॉस्ट होती है जो एक पीरियड तक चेंज नहीं होती,
उसके बाद जैसे इतने वॉल्यूम, जैसे मैंने बोला कि मैं जब तक 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा तब तक मेरी फिक्स कॉस्ट इतनी है। जैसे ही मैंने 10,000 से एक भी यूनिट ऊपर बनाया तो मेरा खर्चा एकदम से बढ़ जाएगा और वो आएगा इतना। बेस्ट एग्जांपल इसका अगर मैं दूं, लेट्स से फैक्ट्री का रेंट, लेट्स से मेरी फैक्ट्री का रेंट, ये मेरी एक फैक्ट्री है। 10,000 यूनिट्स जो हैं वो मैं एक फैक्ट्री में बना सकता हूँ, तो एक फैक्ट्री का रेंट पे कर रहा हूँ अभी। तो जब तक मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा हूँ, चाहे 2,000, चाहे 5,000, चाहे 8,000, चाहे 10,000, मेरा रेंट का खर्चा आएगा वो उतना ही आएगा। लेट्स से इट्स $5,000 पर मंथ, ये मेरा रेंट का खर्चा है एक फैक्ट्री का, जिसमें मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा हूँ। जैसे ही मैंने 10,000 से एक भी यूनिट ऊपर और बनाया, अब मुझे पता है कि मेरे को एक और फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, इस फैक्ट्री में इसकी कैपेसिटी इतनी है। तो मैंने एक और फैक्ट्री ली जिसका भी रेंट 5,000 है, तो मेरा टोटल रेंट हो गया 10,000। और यहाँ पे भी मैं एडिशनल 10,000 यूनिट्स और बना सकता हूँ। 10,000 यहाँ बना रहा हूँ, 10,000 यहाँ बनाऊंगा, दैट मीन्स 20,000 यूनिट्स बनाने तक का मेरा खर्चा होगा 10,000। जैसे ही मैंने 20,000 से ऊपर एक और यूनिट बनाया तो मेरे को एक और फैक्ट्री लेनी पड़ेगी जिसका रेंट है 5,000, तो मेरी टोटल जो कॉस्ट है वो बढ़ के हो जाएगी 15,000। तो दिस इज कॉल्ड स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट, कि टोटल कॉस्ट चेंजेस एट सेम लेवल ऑफ आउटपुट, एट सम लेवल ऑफ आउटपुट, एक लेवल पे आके हमारी कॉस्ट बढ़ती है। पर यूनिट कॉस्ट ऑल्सो चेंज, क्योंकि यहाँ पे भी पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं रहेगी, इट विल ऑल्सो चेंज। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, रेंट एट सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, इसे बोला जाता है गाइस स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो कभी चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट सेम रहती है, लेकिन जितने हम ज़्यादा आउटपुट बनाते जाएंगे इतनी जितनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। और स्टेप फिक्स कॉस्ट का मतलब ये कॉस्ट एक लिमिट तक हमारी सेम रहती है, जैसी वो लिमिट एक्सीड हुई एकदम से फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, अगेन जैसी लिमिट एक्सीड हुई हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके बाद आता है गाइस हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मैं तुम्हें बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम्हें अच्छे से चीज़ समझ आएगी। हमारा एक पर्सन है, हमारा एक कंपनी का एम्प्लॉय है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम लेट्स से एक एम्प्लॉय है जो शर्ट्स बनाता है, लेट्स से एक शर्ट बनाता है, जस्ट एन एग्जांपल, वो शर्ट बनाता है। मैंने उसको बोला कि तेरे को मैं महीने की, डॉलर में बात करूँ, $3,000 पर मंथ तो मैं तेरे को दूंगा ही दूंगा, ये तो तेरे को देना ही देना है सैलरी, प्लस जितने तो यूनिट्स बनाएगा, जितने तो यूनिट्स बनाएगा पर यूनिट भी मैं तेरे को $3 देता रहूँगा। जो भी चीज़ मैं बना रहा हूँ पर यूनिट मैं तेरे को $3 देता रहूँगा। मतलब अगर वो एक भी यूनिट नहीं बनाएगा तब भी 3,000 तो उसको मिलेंगे, तब भी 3,000 उसको मिलेंगे। हाँ, वो जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाता चला जाएगा उसकी टोटल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, कि मिनिमम 3 तो उसको मिलना ही है, 3,000। उसके बाद अगर वो और यूनिट्स बनाएगा, तो अगर उसने 5,000 यूनिट्स बनाए तो उसको ये बढ़ जाएंगे, 10,000 यूनिट्स बनाए तो उसकी पैसे बढ़ जाएंगे, 15,000 बनाए तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब इसके अंदर एक फिक्स पार्ट भी आता है, इसके अंदर एक वेरिएबल पार्ट भी आता है, कि $3 पर यूनिट। तो फिक्स पार्ट भी है और वेरिएबल पार्ट भी है, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सम पोर्शन इज फिक्स्ड एंड सम पोर्शन इज वेरिएबल, चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, लेकिन इट कैन नेवर बी जीरो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कभी भी हमारी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, और ये मैंने उसका दिया हुआ एग्जाम्पल, सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स टू सेल्स मैनेजर, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, के मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका इतना आएगा, ऊपर जितने आप यूनिट्स कंज्यूम करोगे उतना आपका बिल बढ़ता चला जाएगा। सो ये होती है हमारी 4 टाइप की कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब गाइस हमारी जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आती है इक्वेशन लाइन। अब हमारी इक्वेशन लाइन क्या होती है गाइस, ध्यान से देखो। हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहाँ पे y होता है हमारा टोटल कॉस्ट विच इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, a होता है, मैंने बताया था, इट इज़ फिक्स कॉस्ट दैट नेवर चेंजेस, b इज़ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, b इज़ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और x इज़ लेवल ऑफ आउटपुट। x क्या है मेरा, इट इज़ द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई इज टोटल कॉस्ट, a इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, b इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और x जो हमारा है दैट इज लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये मेरा ग्राफ है फिक्स कॉस्ट का, ये मेरा ग्राफ है वेरिएबल कॉस्ट का, ये मेरा ग्राफ आएगा टोटल कॉस्ट का। दैट मीन्स एट द आउटपुट जीरो देयर विल बी नो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी, बट देयर विल बी सम पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट लाइक रेंट, रेंट मुझे पे करना पड़ेगा चाहे मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूँ। तो ये बनेगा मेरा टोटल, ये बनेगा मेरा टोटल कॉस्ट का ग्राफ। ठीक है,
ये बनेगा मेरा टोटल कॉस्ट का ग्राफ। टोटल कॉस्ट, दिस इज फिक्स कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। और ये लाइन मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी काफ़ी ज़्यादा ये लाइन आगे यूज़ होनी है। नेक्स्ट आता है गाइस हमारी छोटी सी 3 टर्म्स हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा सबसे पहला कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, कलेक्टिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। ये छोटा सा टॉपिक है, इसके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही रेयर मिनिमम होते हैं। पहला है इसमें कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज़ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ अ सर्विस, कि जैसे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है या जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। देन आता है हमारा कॉस्ट यूनिट्स। अब कॉस्ट यूनिट मतलब कि जैसे 10 शर्ट मैं बना रहा हूँ, 50 शर्ट्स बना रहा हूँ, सो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट लाइक शर्ट, कार, कॉन्ट्रैक्ट, जॉब एक्सेट्रा, दैट इज़ कॉस्ट यूनिट। ठीक है। कॉस्ट सेंटर्स मतलब कि कहाँ कहाँ से मैं टोटल कॉस्ट अपनी निकाल सकता हूँ कि प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी आई है मेरी, मार्केटिंग कॉस्ट सेंटर इतने हैं, सेल्स कॉस्ट सेंटर इतना है, दैट इज़ कॉल्ड माई कॉस्ट सेंटर्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, बुक में से पढ़ लेना, ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक्स गाइस कॉस्ट एस्टीमेट, कि हम कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें डेटा दिया हुआ है, सिर्फ ये डेटा दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि बताओ इसमें हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा और टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होगा। इसको निकालने का तरीका, तो इसको निकालने का तरीका हमारा जो होता है गाइस दैट इज़ हाई लो मेथड। अब हाई लो मेथड से मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1000 यूनिट्स जब मैंने बनाए तो मेरी टोटल कॉस्ट आई 3000, 2000 यूनिट्स मैंने बनाए मेरी टोटल कॉस्ट आई 5000, 3000 यूनिट्स मैंने बनाए मेरी टोटल कॉस्ट है 7000, 4000 यूनिट मैंने बनाए मेरी टोटल कॉस्ट है 9000। अब मुझे बताना है कि यहाँ पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है और फिक्स कॉस्ट जो कभी चेंज नहीं होती वो कितनी है। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा दैट इज़ टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? हाई लो मेथड, मतलब मैं अपनी हाईएस्ट जो आउटपुट है, याद रखना आउटपुट जो मेरी हाईएस्ट है, अमाउंट नहीं देखूंगा, हाईएस्ट आउटपुट जो मेरी आ रही है और लोएस्ट जो मेरी आउटपुट आ रही है उसको मैं कंपेयर करूंगा, हाईएस्ट आउटपुट एंड लोएस्ट आउटपुट। तो कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका होता है टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट आउटपुट, के हाईएस्ट आउटपुट पे मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, माइनस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट आउटपुट, के लोएस्ट में मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट आउटपुट माइनस लोएस्ट आउटपुट, तो 4000 माइनस 1000। सो 9000 इज द हाईएस्ट कॉस्ट एट द हाईएस्ट आउटपुट, दैट मीन्स 9000, 3000 एट द कॉस्ट एट लोएस्ट आउटपुट 3000 डिवाइड बाय हाईएस्ट आउटपुट माइनस लोएस्ट आउटपुट 4000 माइनस 1000। तो यहाँ से मेरा आया है 2 पर यूनिट, तो 2 पर यूनिट आ गया मेरा गाइस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो 2 पर यूनिट क्या आ गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल सकता हूँ? तो ये जो फिगर मेरी आई है ये मैं पुट करूँगा इन इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मेरी जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, मैं इसमें ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरी आई है ये मैं डाल दूंगा और मैं किसी में से भी, इन दोनों में से, यहाँ से नहीं, इन दोनों में से कोई भी एक एरिया लेके वहाँ से आई कैन कैलकुलेट द आंसर। मुझे टोटल कॉस्ट दी हुई है, मुझे यूनिट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से मैं कैसे निकाल सकता हूँ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। लेट से मैं ये वाला एरिया यूज़ करता हूँ, तो टोटल कॉस्ट मुझे दी हुई है 9000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट वो मुझे निकालनी है प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट मैंने अभी निकाली है 2 पर यूनिट और आउटपुट मेरा है 4000। सो दैट मीन्स टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस 2 इंटू जितने मैंने यूनिट्स बनाए थे, तो यहाँ से फिक्स कॉस्ट मेरी आ गई 1000। सो दिस इज हाउ आई कैन कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कभी नहीं आ सकती गाइस, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, एंड दिस इज हाई लो मेथड, हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू, टोटल expense at highest value, total cost at highest value, total cost as lowest value divided by highest figure minus lowest figure. This will be variable cost per unit. Then y is equal to a plus bx. ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये मैं कहीं पे भी यूज़ कर लूँगा। y यानी टोटल कॉस्ट, a यानी फिक्स कॉस्ट जो हमें निकालनी है, b यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो हमें निकाली है, और x इज यूनिट जो हमने यहाँ से ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे। ठीक है, ये होता है हमारा गाइस हाई लो मेथड। अब हमारी एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे क्या आती है, वो ये है what if there is a stepped up fixed cost or increase or decrease in variable cost after certain level of output। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, मेरी आउटपुट जब 1000 थी तो टोटल कॉस्ट थी 3000, आउटपुट जब मेरी 4000 थी
मेरी टोटल कॉस्ट आई थी 11,000, ये मुझे दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर इज अ स्टेप्ड अप कॉस्ट, स्टेप्ड अप फिक्स कॉस्ट, मैं लिख देता हूँ स्टेप्ड अप, एक सेकेंड गाइस, देयर इज अ स्टेप्ड अप फिक्स कॉस्ट ऑफ 2,000, कि मेरी 2,000 की स्टेप्ड अप फिक्स कॉस्ट है यहाँ कहीं पे बीच में। अब मैं कैसे निकालूं कि मेरा यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी। ये जैसे मान लो मुझे बोला गया है कि आफ्टर 2500 यूनिट्स, जब हम 2500 यूनिट्स बनाएंगे उसके बाद हमारी एक फिक्स कॉस्ट में 2000 कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। 2500 यूनिट्स के ऊपर जब भी हम यूनिट्स बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट हमारी 2000 यूनिट से बढ़ जाएगी। अब हम कैसे निकालें कि यहाँ पे हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो इसको करने का तरीका गाइस क्या है, फर्स्ट वी विल मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ दिस स्टेप अप इन दी हाईएस्ट वैल्यू, कि हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है, मैं ये जो स्टेप्ड अप कॉस्ट आई है इसको यहाँ से हटा दूंगा। मैं सोचूंगा मेरी स्टेप्ड अप कॉस्ट कोई थी ही नहीं। 2500 यूनिट्स पे मुझे पता चला कि 2000 पे मेरी स्टेप्ड अप कॉस्ट है, कि 2000 मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर 2000 इंक्लूड है, तो मैं यहाँ से 2000 माइनस कर देता हूँ। सो मैंने करा हुआ है इनफैक्ट यहाँ पे। सो टोटल कॉस्ट विदाउट स्टेप अप एट हाईएस्ट फिगर इज 9000। मैंने क्या किया, जो स्टेप अप कॉस्ट थी वो मैंने यहाँ से हटा दी। मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई स्टेप अप कॉस्ट थी ही नहीं, वो मैंने हटा दी, तो टोटल कॉस्ट मुझे यहाँ पे पता चल गई। देन व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट यूजिंग हाई लो मेथड। मैंने हाई लो मेथड यूज़ करके वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया, और उसके बाद मैं फिक्स कॉस्ट निकाल लूँगा, सिंपल। उसके बाद मैं फिक्स कॉस्ट निकाल लूँगा। फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल सकता हूँ, इस वाली फिगर को यूज़ करके, इस वाली को भी। लेकिन यहाँ पे एक चक्कर क्या है, जो भी मेरी फिक्स कॉस्ट आएगी उसमें मुझे ये स्टेप अप कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने स्टेप अप कॉस्ट अभी अपनी बुक्स में से डिलीट कर दी थी, इसको मैंने बुक से हटा दिया था। तो मुझे स्टेप अप कॉस्ट पहले यहाँ पे अपनी ऐड करनी पड़ेगी, तभी मेरा आंसर आएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, बेस्ट तरीका क्या है कि मैं ये वाली फिगर निकाल के अपनी फिक्स कॉस्ट निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं 2500 यूनिट से कम यूनिट बना रहा हूँ तो मेरी फिक्स कॉस्ट उतनी है, अगर मैं इससे ज़्यादा बना रहा हूँ तो मेरी फिक्स कॉस्ट में 2000 में और ऐड कर लूँगा। जैसे अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हमें बोला जाता है कि बताओ हमारा 3000 यूनिट्स पे कितना खर्चा होगा, टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो टोटल कॉस्ट विल बी वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए इज़ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो मेरी यहाँ पे आई थी गाइस, ध्यान से सुनना, फिक्स कॉस्ट जो मेरी इस मेथड को सॉल्व करके आई थी वो ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, दैट वाज मेरी 2000 नहीं, आई थिंक 1000, सॉरी, देखूँ कितनी आई थी, 1000, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो 1000 मेरी आई फिक्स कॉस्ट, प्लस अब यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे देना है कि 3000 यूनिट्स पे मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो मुझे ये पता है कि 2500 यूनिट से ज़्यादा अगर मैं यूनिट्स बनाऊंगा तो फिक्स कॉस्ट स्टेप अप बढ़ जाएगी 2000 से, तो मैं इसमें 2000 और ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगी मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट, प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे कितने हैं 3000 इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो मैंने अभी अपने निकाले थे 2, तो दैट मीन्स 3 और 2, 3 into 2 6 और 9, सो 9000 विल बी माई टोटल कॉस्ट अगर मैं 3000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट निकालता हूँ। इस तरह से मैं हाई लो मेथड यूज़ कर सकता हूँ उस जगह पे जहाँ पे देयर इज़ अ स्टेप ऑफ फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट। अगर यहाँ वेरिएबल कॉस्ट भी होती तो मैं कुछ नहीं करना था, वेरिएबल कॉस्ट का इफेक्ट इस टोटल कॉस्ट में से हटा दो, बस कुछ नहीं करना। वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट जो भी यहाँ पे फिक्स या वेरिएबल कॉस्ट बड़ी है, जितनी भी बड़ी है वो यहाँ से हटा दो। हटाने के बाद अपना वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, फिक्स कॉस्ट निकाल लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा विदाउट स्टेप अप तुम्हारी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी। बाकी उसके बाद जो तुम अपना इसके बाद अगर इसके आगे के यूनिट्स बनाने हैं तो उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी वैल्यूज़ में वो चीज़ एडजस्ट कर सकते हो। सिंपल पार्ट है गाइस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़, जब भी हम MA सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें एग्जाम किट के बहुत ज़रूरी हैं करने गाइस। तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ लो और एक बार बस फॉर्मूलेज देख लो, दैट्स इट। तुम्हें एक बार मतलब इनिशियली एक बार एग्जाम किट के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और जितने ज़्यादा मॉक्स करोगे उतनी तुम्हारी प्रिपरेशन होगी। कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। हो सकता है तुम्हें अगर ये नहीं आता कि स्टेप अप, अगर हमारा हाई लो मेथड में अगर स्टेप अप कॉस्ट होती है तो क्या होगा, वो मैंने तुम्हें इस वीडियो में क्लियर कर दिया, जो तुम्हें आई बिलीव हमेशा अब याद रहेगा। नहीं भी याद रहेगा तो ये वीडियो यूट्यूब पे तो है ही है, यूट्यूब पे हमेशा ये चीज़ याद रहेगी। यूट्यूब पे जाओ, देखो, और यू कैन जस्ट क्लियर दिस टॉपिक। ठीक है गाइज, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 भी हो गया है ख़त्म। अब नेक्स्ट आता है गाइज हमारा चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ फोरकास्टिंग।
अब ये जो गाइस है हमारा चैप्टर नंबर 4, मैं इसमें एक चीज़ तुम्हें बता दूं, ये चैप्टर जो है ये मोस्टली फॉर्मूला बेस है। तो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज याद करने हैं। फॉर्मूलेज याद कर लिए, तुम्हारा ये चैप्टर पूरा हो गया, दैट्स इट। तुम्हें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट चीज़ें इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं। तो सेम चीज़, सेम हमारा ग्राफ, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज टोटल कॉस्ट, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज यूनिट्स। सेम चीज़ हमें दी हुई है, सेम स्कैटर्ड ग्राफ। अब हम ये इक्वेशन कैसे निकालें हाई लो मेथड को बिना यूज़ करे हुए? हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, यही चीज़ें निकालनी है, लेकिन हाई लो मेथड यूज़ नहीं करना। तो हम कैसे कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे फोरकास्टिंग में। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट छोटा सा तो पता होना चाहिए। जैसे ये मेरे एग्जैक्ट आंसर आ रहा था, ये मैंने अपना एक लाइन ग्राफ बना लिया। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग फोरकास्ट कर सकता हूँ कि आगे जाके लेट्स से यहाँ जाके मेरे को इतना टोटल यूनिट्स पे मेरा इतना टोटल खर्चा होगा। दिस आई कैन अज्यूम फ्रॉम फोरकास्टिंग, जो मैंने पहले करा था। तो जो भी, ध्यान से सुनना गाइस, जो भी मेरे को डेटा मिला है उस डेटा से, वो जो डेटा मुझे मिला था वो यहाँ तक का मिला, देखो वो डेटा x मुझे यहाँ तक का मिला। जो भी मुझे डेटा मिला था उस डेटा से अगर मुझे ये देखना है कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट मेरी कितनी है, यहाँ पे मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, अगर मुझे ये निकालना है, दैट मीन्स जो मेरा टोटल डेटा है उतने जो आउटपुट जो मुझे गिवन है उसके अंदर ही मुझे कोई फिगर निकालनी है। दैट इज़ कॉल्ड इंटरपोलेट। कि जो मेरे को डेटा गिवन है, लेट्स से हमने जो ऊपर देखा था, ये देखो 1000, 4000, मैंने 3000 यूनिट्स पे बताना है कि मेरा कितना टोटल खर्चा होगा। दैट इज़ कॉल्ड इंटरपोलेट। कि जो मेरे को डेटा गिवन है उसी रेंज के अंदर मैं कोई फिगर निकाल रहा हूँ, ठीक है, इनसे इंफॉर्मेशन यूज़ करके उसी रेंज के अंदर मैं कोई भी फिगर निकाल रहा हूँ। दैट इज़ इंटरपोलेट। एक्स्ट्रापोलेट मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे ये बताना है कि 6000 यूनिट्स पे मेरा कितना खर्चा होगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेट। कि अगर मैं इस रेंज से बाहर किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे अपनी टोटल कॉस्ट निकालना चाहता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेट। ठीक है, अब ये इक्वेशन सॉल्व करने का एक तो मेथड हमारा है हाई लो मेथड, जो हमारा चल जाता है। दूसरा हमारा जो मेथड होता है गाइस, दैट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन मेथड। दैट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन मेथड। तो लीनियर रिग्रेशन इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे गाइस b, सबसे पहले हम निकालेंगे b। b क्या होता है? n इंटू सम ऑफ a प्लस बी एक्स। सॉरी गाइस, सो n इंटू, सॉरी इंटू नहीं होता, दिस इज सम ऑफ एक्स वाई। सो जैसे मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ, एक्स वाई मुझे ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये मुझे डेटा दिया हुआ है। तो ये 4 लाइंस हैं, तो n विल बी 4, n विल बी 4 के 1 2 3 4, ये मेरी 4 लाइन है। सम ऑफ एक्स वाई मतलब x इंटू वाई जो मैं करूँगा, x इंटू वाई जो मैं करूँगा, x इंटू वाई वो मेरा आ जाएगा एक्स वाई। तो n इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x, इसमें फॉर्मूला हट गया, सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y। तो सम ऑफ x मतलब इन सब का सम इंटू सम ऑफ y का सम। दोबारा से n, ये फॉर्मूला हमें एग्जैक्टली लर्न करना पड़ेगा। कई बार हमें फॉर्मूला शीट में ये दिया भी होगा, लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो तुम्हें फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट, कई बच्चों ने ये कंप्लेंट डाली है कि सर हमारे को फॉर्मूला शीट में ये फॉर्मूला कहीं नहीं मिला, तो हमने याद करके नहीं गए थे। तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। b निकालने का फॉर्मूला होता है n सम ऑफ x इंटू वाई, दैट मीन्स एक्स वाई का जो मल्टीप्लाई करते हैं उसका सम, और माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय n इंटू सम ऑफ x का स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, x का स्क्वायर करूँगा, सारी फिगर्स का स्क्वायर करूँगा, इसका जो सम होगा दैट विल बी कॉल्ड सम ऑफ x स्क्वायर। x को सारी फिगर्स का मैं स्क्वायर करूँगा, उन सब का मैं टोटल करूँगा, दैट इज सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर, कि ये है मेरा x का सम, इसका होल स्क्वायर मैं करूँगा। इन दोनों में डिफरेंस है, ये है मैंने इंडिविजुअल को स्क्वायर करा देन उसका टोटल करा, ये है टोटल को मैंने उसके बाद उसका स्क्वायर किया। तो n इंटू सम ऑफ x का स्क्वायर और माइनस n इंटू सम ऑफ x का होल स्क्वायर मैंने करा। तो ये फिगर्स तुम इजीली बाइफिकेट तुम समझ सको, इसका मतलब क्या है। सम ऑफ एक्स वाई मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका टोटल, दैट इज सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स यानी x का सम इंटू वाई का सम।
उसके बाद अपॉन n इंटू सम ऑफ एक्स होल सम ऑफ एक्स स्क्वेयर के एक्स स्क्वेयर का सम, देन सम ऑफ एक्स उसका होल स्क्वायर के एक्स का जो स्क्वायर है उसका सम। ये होगा हमारा लीनियर रिग्रेशन में b को निकालने का तरीका, दैट मीन्स पर यूनिट निकालने का तरीका। तुम अभी b मान के चलो। देन आते a को निकालने का तरीका। a को निकालने का जो हमारा मेथड है दैट इज़ वेरी सिंपल गाइस, इट इज़ सम ऑफ y अपॉन n माइनस b जो हमारा आया था इंटू सम ऑफ एक्स अपॉन एन। ये पूरा चैप्टर मैंने बताया था फॉर्मूला बेस है, यहाँ लॉजिक्स वगैरह कुछ मत सोचना। सोचोगे कि ये कहाँ से आई फिगर आई, पूरा चैप्टर दिमाग से निकल जाएगा। फॉर्मूला लर्न करो, क्वेश्चन आएगा, आंसर निकालो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मत सोचो, अदरवाइज इट वुड बी अ टाइम वेस्ट फॉर यू। मैंने क्लास में भी बताया हुआ है बात ये, ठीक है। तो एन इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई अपॉन एन इंटू सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। यहाँ मैंने होल स्क्वायर बोल दिया, होल स्क्वायर नहीं है। और ए निकालने का तरीका क्या होता है, ए इज सम ऑफ वाई अपॉन एन माइनस बी सम ऑफ एक्स अपॉन एन, वो आ जाएगा हमारा ए। तो हमारी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है गाइस, ए और बी हमारे यहाँ से निकल जाएगा। देन आता है नेक्स्ट हमारा को रिलेशन को एफिशिएंट आर। को रिलेशन को एफिशिएंट आर, अब इसका मतलब क्या होता है गाइस, को रिलेशन को एफिशिएंट, इसका हमारा गाइस मतलब क्या होता है। इसका मतलब हमारा ये होता है इट मेजर्स द डिग्री ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, जो हमारी फिगर्स आई हैं एक्स और वाई, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आउटपुट है, यहाँ पे कॉस्ट है, इनके बीच में हमारा कैसा रिलेशन है, इस डेटा के बीच में हमारा कैसा रिलेशन है, दैट इज़ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा नो कोरिलेशन। अब जैसे मैंने बताया इतने आउटपुट पे टोटल खर्चा इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, तो इनके बीच में देखा जाए कोई रिलेशन नहीं है, मैं कोई लाइन भी ड्रॉ नहीं कर सकता, तो दैट इज़ नो कोरिलेशन। सेकंड, अब ध्यान से देखना, सेकंड यहाँ पे ये मेरा जितना मर्जी मैं आउटपुट करता रहूँ मेरा खर्चा इतना ही है, जितना मर्जी मैं आउटपुट करता चल रहा हूँ मेरा खर्चा सेम ही आएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे भी कोई कोरिलेशन नहीं है, दैट इज़ नो कोरिलेशन। मतलब अगर मैं जितना मर्जी एक्स बढ़ाता रहूँ वाई में तो कोई चेंज आना ही नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हमारा डेटा में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। देन आता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब जो भी हमारा, इसको मैं आउटपुट नहीं बोलता, कोई भी डेटा जैसे एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, किसी भी तरीके का, एक्स हमारा बढ़ रहा है, वाई कम हो रहा है, और जब मैंने लाइन ग्राफ में इसको प्लॉट किया तो मैंने देखा ये परफेक्ट हमारी लाइन बन रही है कि एक्स अगर हमारा बढ़ता जा रहा है, एक्स एक्सिस वाली फिगर हमारी बढ़ती जा रही है, वाई एक्सिस वाली हमारी कम होती जा रही है, और ये एक परफेक्ट लाइन आ रहा है। दैट मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, कि एक्स अगर बढ़ रहा है तो उसी रेशो में वाई कम हो रहा है, जितना एक्स बढ़ रहा है उसी रेशो में वाई हमारा कम हो रहा है, दैट इज़ परफेक्टली नेगेटिव। और अगर मेरा एक्स बढ़ रहा है और वाई भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, जो हमारी सिंपल लाइन आती है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो हमारी ये लाइन आती है, ठीक है ना, ये जो लाइन आती है हमारी, अगर ये लाइन हमारी एग्जैक्ट आए, दैट मीन्स जितना हमारा वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है उतनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। दिस इज़ परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन विच मीन्स +1। तो हमारा जो डेटा है वो हमेशा इन दोनों के बीच में आता है, जो हमारा आंसर है वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, -1 से +1 के बीच में। अगर 0 से नीचे है दैट मीन्स इट इज़ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड, 0 के ऊपर है दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। सो हम ये बोलते हैं कि अगर 0.8 -0.8 से नीचे है हमारा डेटा, जैसे 0.85, 0.89, 0.90, तो काइंड ऑफ उसको हम नेगेटिव कोरिलेटेड डेटा बोल सकते हैं, जो अच्छा है, जिसको हम इस लाइन को यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि डेटा जो हमारा है वो कोरिलेटेड है, तो जो भी हमारा आंसर फ्यूचर के लिए आएगा वो काइंड ऑफ एक्यूरेट होगा। और अगर हमारा आंसर 0.8 से ऊपर हुआ तब भी हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, कि इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि आगे जो हमारा आंसर आएगा वो काइंड ऑफ नियर बाई ही होगा, हमारे जो फिगर्स हैं उसके अकॉर्डिंग नियर बाई होगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर इनके बीच में हमारा आंसर है 0.2, 0.-2, तो वो हमारा काइंड ऑफ लेस कोरिलेशन होगा, कि उससे जो हम अपनी ये लाइन निकालेंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उससे हमारा एक्चुअल आंसर ठीक का नहीं आ पाएगा, क्योंकि डेटा ही हमारा कोरिलेटेड नहीं है कि हम ये इक्वेशन को यूज़ कर सकें। क्योंकि ये इक्वेशन क्या करेगी, ये जो भी हमारे जो भी पॉइंट्स होंगे, ये एक लाइन ग्राफ हमारी बना देगी ये इक्वेशन। तो ये लाइन ग्राफ कितनी सही है वो हमारा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट विच इज़ कॉल्ड आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है आर को निकालने का, ये भी हमें लर्न करना पड़ेगा, दैट इज n सम ऑफ x बाय माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y,
यही चीज़ हमने ऊपर भी पढ़ी थी वैसे, जब हमने निकाला था क्या लीनियर रिग्रेशन, उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई, यही हमने वहाँ पढ़ा था। डिनोमिनेटर में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा अंडर रूट ब्रैकेट में n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये हमने वहाँ पे करा था, ये याद है हमने वहाँ पे पढ़ा था, क्या निकालने के लिए, b निकालने के लिए। बट यहाँ पे हम इसी तरह से x और y दोनों को देखेंगे, n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट, देन ब्रैकेट स्टार्ट n सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर, और इसका मेरा ब्रैकेट, और ये आ जाएगा मेरा अंडर रूट। अब गाइस इस अंडर रूट को कैसे सॉल्व करना है ऑन योर सिंपल कैलकुलेटर। नॉर्मली जो ये चीज़ है ये तुम्हारे को एग्जाम में ब्रैकेट में गिवन होगी। जब ये आंसर होगा तुम्हारे को ब्रैकेट में थोड़ा बहुत गिवन होगा, या कुछ ना कुछ तुम्हें हिंट दिया होगा कि इसका अंडर रूट जो फिगर है वो तुम्हारी ये आ रही है। मतलब बहुत रेयर है कि तुम्हारे को सारी फिगर्स खुद निकालनी पड़े, तो कुछ ना कुछ दिया होगा। अगर नहीं भी दिया होता तो ये अंडर रूट ईजिली कैसे निकाल सकते हैं, तो इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू फाइंड रूट एनी रूट ईजिली, तो मेरे चैनल पे सर्च करोगे तुम्हें बहुत ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, प्लस एक और मैं काम कर सकता हूँ इस वीडियो में, यहाँ पे ऊपर तुम्हें वो लिंक मिल जाएगा कि हाउ टू फाइंड एनी रूट ईजिली इन कैलकुलेटर इन जस्ट सिंपल स्टेप्स, वो देख लेना तो तुम्हें ये चीज़ बहुत ईजिली समझ आ जाएगी। तो ये है हमारा फॉर्मूला आर निकालने का, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसके बाद आता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये क्या निकालता है, इट मेजर्स प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन। ये होता है सिंपली इसका स्क्वायर कर देंगे, और ये हमेशा पॉजिटिव आता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आता, और ये हमेशा 0 to 1 के बीच में ही आता है। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर। आर इज कोएफिशिएंट कोरिलेशन, तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच इज आर स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है, बस ये लर्न करना है, कुछ ऐसा खास इसमें नहीं है। नेक्स्ट आता है गाइस टाइम सीरीज एनालिसिस। अब टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग तुम कैसे ट्रेंड कर सकते हो, कैसे बता सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग हाउ कैन यू से कि आगे क्या होने वाला है, ये हम पढ़ेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस। सो गाइस अब जो टाइम सीरीज एनालिसिस में हमारी जो तरीके आते हैं, जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारा एक पर्टिकुलर टाइम में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में क्या होगा, तो उसको निकालने के हमारे 4 मेथड्स होते हैं। एक होता है ट्रेंड एनालिसिस करना, कि हमारा ट्रेंड कैसा है। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म मूवमेंट ओवर टाइम, इससे हमें एक ट्रेंड पता चलता है कि पहले ऐसा होता आया है तो आगे भी हमारा ऐसा होगा, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेंड। देन आता है हमारा सीजनल वेरिएशन मतलब कि जैसे अगर मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मेरा, अगर मैं जैसे मान लो बात करूँ कि मेरे होटल्स हैं और मैं अब हिल्स में मेरे होटल्स हैं, तो हमें पता है कि हिल्स में जो सीज़न आता है काफ़ी गर्मियों का या न्यू ईयर्स वहाँ पे काफ़ी चलता है, तो मुझे पता है उन सीज़न में मेरी जो सेल है वो 2x हो जाती है, मतलब 2 टाइम्स बढ़ जाती है, और बाकी सीज़न में जो मेरी सेल है वो नॉर्मल रहती है। ठीक है, तो ऐसे करके मेरी होती है सीजनल वेरिएशन, दैट इज़ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि अगले साल जून में जो मेरी सेल्स होगी वो इंटू 2x हो जाएगी। जो भी मैंने प्रिडिक्ट की है सेल्स, उसका इंटू 2x मेरी जून जुलाई में, मई जून में सेल होगी, और दिसंबर में भी मेरी इंटू 2x जो नॉर्मल होती है उसकी सेल हो जाएगी, दैट इज़ सीजनल वेरिएशन। इसके बाद आता है साइक्लिकल वेरिएशन और रैंडम वेरिएशन। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है। बेसिकली साइक्लिकल वेरिएशन इज रिकरिंग पैटर्न ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लाइक रिसेशन और डिप्रेशन, के रिसेशन और डिप्रेशन जो हमारा आता है दैट इज साइक्लिकल वेरिएशन। और रैंडम वेरिएशन मतलब कि इसको हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब क्या कैसे कैसे चेंज आया, कभी भी कोई चेंज आ गया, दैट इज़ रैंडम वेरिएशन। तो ये चीज़ हमारे टाइम सीरीज़ के अंदर नहीं इन्वॉल्व होती, ये चीज़ याद रखना गाइस कि ये हमारी चीज़ यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व। अब जो सीजनल वेरिएशन होता है ये 2 टाइप की होती हैं, एक तो होता है हमारा एडिटिव मॉडल और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा ट्रेंड आया है उस ट्रेंड में हम सीजनल वेरिएशन जो भी हमारी आएगी उसको ऐड कर लेंगे। जो भी हमने सीजनल वेरिएशन हमने निकाली थी कि इस सीज़न में हमारी ये वेरिएशन होती है, उसको हम ऐड कर लेंगे। और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होता है कि जो भी हमारी टाइम सीरीज़ है उसके अंदर हम ट्रेंड से सीजनल वेरिएशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि मेरी जो सेल्स है वो 2x हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, दैट इज़ सीजनल वेरिएशन। तो एडिटिव मॉडल में जो भी हमारा ट्रेंड आता है, मूविंग एवरेज, ये मैं अभी निकालूंगा, उसमें हम सीजनल वेरिएशन को ऐड करते हैं। और अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग टाइम सीरीज निकालनी है तो ट्रेंड को हम सीजनल वेरिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब हम मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मूविंग एवरेजेस। इसका फॉर्मूला होता है, ये मैं अभी एग्जांपल इसका कराऊंगा ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। इट इज़ सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय नंबर, तो मेरी एक उसकी मूविंग एवरेज आ जाएगी। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से तुम्हें चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। बहुत ध्यान से देखना गाइस, इजी सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है मेरा एक टाइम सीरीज़, मुझे निकालना है इनका मूविंग एवरेज क्या हो, ये एक पीरियोडिक मूविंग एवरेज मुझे यहाँ पे निकालनी है। और ये मुझे दिया हुआ है, मुझे 3 मूविंग एवरेज निकालनी है। अब यहाँ पे हो सकता है 3 पीरियड मूविंग एवरेज, 5 पीरियड मूविंग एवरेज, 2 पीरियड मूविंग एवरेज, कुछ भी दिया हो। तो यहाँ पे 3 पीरियड मूविंग एवरेज दिया हुआ है, तो मैं कैसे निकालूंगा इसको, कैसे सॉल्व करूँगा मैं गाइस, बहुत ध्यान से देखना। मैं करूँगा यहाँ पे पहले इन तीनों का मैं निकालूंगा अपनी एवरेज, ठीक है। तो तीनों की एवरेज क्या आएगी, इट इज़ 10 + 18 + 20 डिवाइड बाई 3। 10 + 18 + 20 डिवाइड बाई 3, ये मेरी फिगर आएगी 16, और ये इन तीनों की एवरेज है। दैट मीन्स इसके आगे इन तीनों के बीच में जो फिगर है, यहाँ पे आ जाएगी मेरी 16, यहाँ पे मेरी फिगर आ जाएगी 16, ठीक है। अब लेट से, अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल, ये पूरा क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। एक छोटी सी चीज़ और, अगर यहाँ पे बोला जाता कि 3 पीरियड की जगह मुझे 4 पीरियड मूविंग एवरेज निकालनी है, तो मैं 4 पीरियड मूविंग एवरेज कैसे निकालता, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 4। इट वुड हैव बीन 10 + 18 + 20 + 17 डिवाइड बाय 4, तो ये मेरा आता 16.25, और वो यहाँ आता मेरा 16.25, कि जो ये मेरी एवरेज है इन चारों की एवरेज है 16.25, ये आती मेरी एवरेज इन चारों के बीच में, ठीक है। तो मेरा 3 पीरियड का दिया हुआ है, सो 3 पीरियड का 10 + 18 + 20, 10 + 18 + 20 डिवाइड बाय 3, ये आता है 16। तो इन तीनों का मिडिल फिगर 16 यहाँ पे। उसके बाद 18 + 20 + 17 डिवाइड बाय 3, ये मेरा आता है 18.33। तो ये मेरा है, अब देखना, ये मेरा है इन तीनों की एवरेज, तो ये इसके बीच में आ जाएगा, इट इज़ 18.33। उसके बाद मैं निकालूंगा इन तीनों का टोटल की एवरेज, तो 20 + 17 + 22 डिवाइड बाय 3, ये मेरा आता है 19.66, ये 17 के आगे आ जाएगा। देन इन तीनों की एवरेज निकाल चुका हूँ, सॉरी, अब इन तीनों की एवरेज, तो 17 + 22 + 26 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 21.66। अब इन तीनों की एवरेज, तो 22 + 26 + 25 डिवाइड बाय 3, ये आता है मेरा 24.33, ये आ गया मेरा एवरेज, जो इन सब के फिगर आगे आ गए, ठीक है। इस तरह से मैंने निकाला मूविंग एवरेज। नॉर्मली जो लोग शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे उनको पता होगा मूविंग एवरेज क्या होती है। तो मूविंग एवरेज इज लाइक, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसमें 3 की एवरेज हमने ये निकाली, 3 की एवरेज, इस तरह से हमारा डेटा चल रहा है, इस तरह से हमारा जो डेटा है वो चल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं निकालूँ सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन क्या होगी, अगर मैं बात करूँ एडिटिव मॉडल की, एडिटिव मॉडल की मेरी सीजनल वेरिएशन क्या होगी, तो एक्चुअल फिगर थी 18, मूविंग एवरेज से 16, दैट मीन्स सीजनल वेरिएशन इज मेरी 2, कि मेरी एवरेज इतनी आ रही है और एक्चुअल ज़्यादा है। तो सीजनल वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज़ टाइम सीरीज, आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा, रुको, मैंने आई थिंक फॉर्मूला नहीं लिखा, अच्छा यहाँ से पता चल गया ना, देखो, टाइम सीरीज इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन का फॉर्मूला क्या हो गया गाइस, इट इज़ टाइम सीरीज माइनस ट्रेंड, यानी जो मेरा मूविंग एवरेज है, टाइम सीरीज माइनस ट्रेंड इज माय सीजनल वेरिएशन। तो जैसे ये +2 आ गया, ऐसे करके मैंने यहाँ पे निकाल दी अपनी सीजनल वेरिएशन, ये बनता है मेरा टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है, ये बन गया मेरा टाइम सीरीज एनालिसिस। क्लियर है गाइस। जैसे ये मुझे दिया हुआ है Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे करके मुझे चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ से मैंने अपने एक मूविंग एवरेज निकाल दी, मूविंग एवरेज निकालने के बाद टाइम सीरीज़ माइनस मूविंग एवरेज, वो आ गया मेरा सीजनल वेरिएशन एडिटिव मॉडल में। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टाइम सीरीज इज इक्वल टू ट्रेंड इनटू सीजनल वेरिएशन, टाइम सीरीज इज इक्वल टू ट्रेंड इनटू सीजनल वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन विल बी टाइम सीरीज डिवाइड बाय ट्रेंड। तो टाइम सीरीज यानी 18 डिवाइड बाय 16, 18 डिवाइड बाय 16, दैट मीन्स 1.125, ये होगा मेरा सीजनल वेरिएशन मल्टीप्लिकेटिव मॉडल।
इसको निकालने का पर्पस क्या होता है, इससे मेरा क्या आता है कि मैं क्या करूँगा, अब आगे जो मेरी मूविंग एवरेज आएंगी, अब मेरी सीजनल वेरिएशन मुझे पता है कि इस पीरियड में मेरी सीजनल वेरिएशन ये होती है, तो नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट मंथ में जब जैसे मान लो ये है मेरा डेटा जून का, ये जून में मेरी सीजनल वेरिएशन इतनी आती है, तो नेक्स्ट जून का जो भी इस डेटा से लेके मैंने फोरकास्ट करके एवरेज निकाला था कि नेक्स्ट जून में मेरी इतनी फिगर वो होनी चाहिए, उसको मैं इंटू 1.125 कर दूंगा, तो मेरे को टाइम सीरीज़ जो फिगर है मेरे को पता चल जाएगी कि इतनी मेरी एक्चुअल वो सेल आएगी। ठीक है, तो टाइम सीरीज मैंने मूविंग एवरेज निकाल के एक फिगर निकाल दी, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अपने सीजनल वेरिएशन से, उससे मुझे पता चला कि मेरी एक्चुअल फिगर कितनी नियर बाय कितनी आनी चाहिए, विच इज़ नॉट एग्जैक्ट बट काफ़ी हद तक हमारी ऐसी आती है, दैट इज़ कॉल्ड सीजनल वेरिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, सम ऑफ ऑल सीजनल वेरिएशन, अगर हम एडिटिव मॉडल में जाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव में नहीं, अगर हम एडिटिव मॉडल में जाते हैं तो सम ऑफ ऑल सीजनल वेरिएशन शुड बी जीरो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट इज मोर और लेस देन जीरो देन द डिफरेंस नीड्स टू बी एडजस्टेड इन द सीजनल वेरिएशन टू मेक इट जीरो। जो हमारी सीजनल वेरिएशन आती है गाइस एडिटिव मॉडल के अंदर, इसका टोटल हमेशा ज़ीरो होना चाहिए, अगर नहीं आया तो हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। कैसे, देखो लेट्स से मेरा जो टाइम सीरीज़ था उसमें से मैंने मूविंग एवरेज निकाला, मूविंग एवरेज निकालने के बाद जो मेरी फिगर्स आई वो ये आई कि सीजनल वेरिएशन पहले वाले टाइम की थी -2, 1, 3 और -1, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है +1, मेरा आंसर जबकि आना चाहिए 0, तो मेरा आंसर +1 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा आंसर आ रहा है उसको कर दूंगा डिवाइड बाय नंबर से, कितने नंबर है 1 2 3 4, तो 1 डिवाइड बाय 4 ये आ गया 0.25, तो मैं चारों में से 0.25 माइनस कर दूंगा, तो मेरा इसका सम आ रहा है 1, जबकि मेरे को चाहिए 0, तो एक ज़्यादा आ रहा है, तो 1 डिवाइड बाय जितने नंबर है दैट इज़ 4, तो 0.25 मैं चारों में से माइनस कर दूंगा, तो अब मेरी जो सीजनल वेरिएशन आ जाएगी वो आ जाएगी 0। तो याद रखना एडिटिव मॉडल के अंदर जब भी हम सीजनल वेरिएशन से अपना आंसर निकालते हैं, इट शुड ऑलवेज, टोटल शुड ऑलवेज बी 0। और याद रखना ये दोनों फॉर्मूलेस तुम्हारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम सीरीज़ इसको हम एक्चुअल डेटा भी बोलते हैं, टाइम सीरीज़ को हम एक्चुअल डेटा भी बोलते हैं। तो टाइम सीरीज़ और एक्चुअल डेटा इज़ ट्रेंड, यानी जो हमारी मूविंग एवरेज आएगी इनटू प्लस सीजनल वेरिएशन। एडिटिव मॉडल है टाइम सीरीज़, यानी जो हमारा एक्चुअल डेटा होना चाहिए दैट शुड बी ट्रेंड इनटू सीजनल वेरिएशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे टाइम सीरीज़ के और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो तुम्हें लर्न करने हैं। ये वीडियो तो गाइस काफ़ी बड़ी बन गई, 1.4 मतलब ये 1 घंटे 40 मिनट की तो अभी हो गई है, तो मुझे लग रहा है 8 से 10 घंटे की वीडियोस बनेंगी, बट कोई बात नहीं, सारा सिलेबस तो हमें अच्छे से कवर करना है और मैं कोई भी चीज़ एकदम से छुड़वाना नहीं चाहता, तो थोड़ा सा ऐसे ही होगा, कोई बात नहीं गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स में बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें पुरानी कोई फिगर दी हुई है और हमें बताया हुआ है कि उस टाइम जैसे रुपये की वैल्यू थी 100, 8 रुपये की वैल्यू हो गई 125, उसके तरीके से हम कैसे अपने आंसर्स निकाल सकते हैं, तो ये भी फॉर्मूला बेस है, तुम्हें फॉर्मूला लर्न करना है। तो फॉर्मूला फॉर इंडेक्स नंबर्स इज करंट पीरियड फिगर्स डिवाइड बाय बेस पीरियड फिगर इनटू 100, तो ये तुम्हारा इंडेक्स नंबर आ जाएगा कि करंट पीरियड फिगर कितनी तुम्हें गिवन है और बेस पीरियड फिगर तुम्हें कितनी गिवन थी, और इनटू हम 100 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा आज की फिगर कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को दिया हुआ है 2011 में हमारी फिगर थी 108 और 2012 में हमें दिया हुआ है 125। जो बेस ईयर है यानी प्रीवियस ईयर है, इसका जो प्राइस इंडेक्स होता है वो हमेशा क्या रहेगा 100। जो बेस ईयर है इसका प्राइस इंडेक्स रहेगा हमेशा 100। इसका प्राइस इंडेक्स कितना होगा, इट विल बी 125 डिवाइड बाय 108 इंटू 100। सो 125 डिवाइड बाय 108 इंटू 100 दैट मीन्स 115.74, ये आ जाएगा इसका हमारा प्राइस इंडेक्स कि पहले जो चीज़ 100 की थी आज वो इतने की हो गई है। तो कैसे निकालना है, फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इज करंट ईयर फिगर डिवाइड बाय बेस ईयर फिगर इनटू 100, और याद रखना बेस ईयर का हमारा प्राइस इंडेक्स हमेशा 100 होता है। चलो अब इसमें हमारे दो फॉर्मूले हैं, लैस्पर्स इंडेक्स और पाशे इंडेक्स। तो लैस्पर इंडेक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, इसको बोला जाता है बेस वेटेड प्राइस इंडिसेस, कि ये बेस को यूज़ करता है, और पाशे इंडेक्स जो होता है वो करंट वेट को यूज़ करता है। ये हमें फॉर्मूले एज इट इज़ लर्न करने हैं, जब तुम क्वेश्चन करोगे वहाँ से समझ आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूला बेस है। तो प्राइस इंडेक्स
लैस्पर्स यानी बेस वेटेड का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ प्राइस जो हमारा है करंट ईयर का इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर डिवाइड बाय सम ऑफ प्राइस इंटू बेस ईयर डिवाइड बाय क्वांटिटी इंटू बेस ईयर। तो यहाँ पे प्राइस, जब प्राइस इंडेक्स हम देखेंगे तो प्राइस हमारा करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर, क्वांटिटी हमेशा हम बेस ईयर की लेंगे। हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है गाइस, तो हम क्वांटिटी बेस वाली मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100, ठीक है। और अगर हमें क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो हम प्राइस बेस का ले लेंगे, तो प्राइस हमारा दोनों में हो जाएगा 0 और क्वांटिटी हमारी हो जाएगी ऊपर आ जाएगी n डिवाइड बाय 0। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था ना कि आज का प्राइस इंडेक्स करंट ईयर और बेस ईयर का, वैसे ही हमने यहाँ पे जब हमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों गिवन है और हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है तो प्राइस करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस बेस ईयर, क्वांटिटी से जो मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी बेस ईयर की क्वांटिटी। और जब हम पार्शे का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये करंट ईयर वेटेड इंडेक्स निकालता है। कैसे, हमें अगर प्राइस इंडेक्स निकालना है तो सेम PN P0, लेकिन जो एक क्वांटिटी यूज़ करेगा ये करंट ईयर की यूज़ करेगा। तो क्वांटिटी से जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो करंट ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हमें क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो सम ऑफ क्वांटिटी करंट ईयर, क्वांटिटी 0, ओह मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया, सॉरी गाइस, क्वांटिटी n क्वांटिटी 0, गलती इंसानों से होते हैं, मुझसे गलती होगी। तो क्वांटिटी n क्वांटिटी 0 और यहाँ पे सम ऑफ PN, यहाँ पे मैं करंट ईयर का प्राइस लूँगा। तो ये हमारे दो फॉर्मूलेज हैं, क्वेश्चन करोगे इजीली समझ आ जाएगा। लैस्पर्स इंडेक्स और पार्शे इंडेक्स, और फिशर्स आइडल इंडेक्स का फॉर्मूला होता है लैस्पर्स और पार्शे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट निकाल देंगे। तो लैस्पर और पार्शे से जो हमारा आंसर आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इसको कर देंगे अंडर रूट, ये हमारा आ जाएगा फिशर्स आइडल इंडेक्स, ठीक है गाइस। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, आज की वीडियो में जो मैं कराने वाला हूँ, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो गाइस, हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है वो ये होता है कि जब भी मार्केट में कोई हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जब भी हमारा कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो उस केस में प्रोडक्ट लॉन्च जब होता है उस केस में क्या क्या स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की स्टेज पे कैसे कैसे जाता है। तो अब ये हम करते हैं। तो जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अपनी सेल्स और प्रॉफिट, मेरा सेल्स कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, और ये है मेरा उसका स्टेजेस। तो सबसे पहले जब आती है गाइस डेवलपमेंट स्टेज, ये स्टेज है मेरी, दिस इज़ डेवलपमेंट स्टेज, कि यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है अभी मैं मार्केट में जस्ट रिसर्च कर रहा हूँ, मैं अभी लाया नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेरी जो सेल है, एक सेकेंड गाइस, ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। यहाँ देखा जाए तो मेरी जो सेल है, सेल तो 0 है, सेल तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो माई सेल इज़ 0, लेकिन यहाँ पे मेरे जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे, ठीक है, और भी थोड़े बहुत खर्चे मेरे चलते रहेंगे मार्केट में, ये देखने के लिए कि प्रोडक्ट ठीक से वायबल है कि नहीं, चल सकता है कि नहीं चल सकता। अभी मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्च के खर्चे, तो मेरा यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। ये जो चार्ट है ये है प्रॉफिट का, और ये जो चार्ट है ये है सेल्स का। तो अभी मेरी देखा जाए सेल 0 है, लेकिन अभी मैं लॉस में चल रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट मैंने अभी लॉन्च भी नहीं करा, अभी तो सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट मार्केट में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट जो मेरी स्टेज आई दैट इज़ इंट्रोडक्शन स्टेज। यहाँ पे मैंने देखा इस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में लॉन्च करा, तो जब मैं प्रोडक्ट को लॉन्च करूँगा तो मेरी जो सेल्स है वो धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट होगी, सेल धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट होगी, और मेरा जो लॉस था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खर्चे क्या होंगे, मेरे काफ़ी फिक्स कॉस्ट के खर्चे होंगे, एडवर्टाइजमेंट के बहुत खर्चे होंगे, तो इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी मोस्टली मैं लॉस में रहूँगा। उसके बाद आता है मेरा ग्रोथ स्टेज। ये है मेरी ग्रोथ स्टेज कि मेरी सेल्स प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है मार्केट में, और मेरे वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, फिक्स में इतना चेंज नहीं आ रहा, सम फिक्स कॉस्ट मेरी बढ़ रही हैं क्योंकि ज़्यादा यूनिट्स बनाऊंगा तो हो सकता है मेरे को ज़्यादा फैक्ट्रीज लेनी पड़े, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि सेल्स हो रही हैं तो मुझे रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा चाहिए। दैट इज़ ग्रोथ स्टेज। मेरा प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो गया है और अब मैं प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ चुका हूँ। देन आता है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज होती है मेरी पीक स्टेज, बिल्कुल पीक स्टेज के, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स मेरे सेल ही नहीं हो सकते। दिस इज़ दी हाईएस्ट वॉल्यूम जितने मेरे प्रोडक्ट्स बिक सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्स जो है वो मेरी एक तरह से स्टेबल हो जाती है, इससे गिरेगी ही, इससे और ऊपर नहीं जाएगी। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है और वेरिएबल कॉस्ट में ही चेंजेस आता है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आते। देन आता है मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया या हमारे प्रोडक्ट की सेल होनी कम हो गई, एडवांसमेंट आ गई, कुछ भी हुआ तो मेरी सेल्स हो जाती है डिक्लाइन, और यहाँ मेरी जो कॉस्टिंग है वो भी कम हो जाती है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कम हो चुकी है,
थोड़े बहुत फिक्स कॉस्ट भी मेरे कम होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे को देखना पड़ता है कि मैं जब भी किसी कंपनी के कोई भी अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं कौन से स्टेज पे हूँ, क्या वो डेवलपमेंट स्टेज है, क्या वो इंट्रोडक्शन स्टेज है, क्या वो ग्रोथ स्टेज है, क्या वो मैच्योरिटी स्टेज है, उसके अकॉर्डिंग्स मैं डिसीजन लूँगा। अगर मैं मैच्योरिटी स्टेज पे हूँ तो मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ कि मेरे को और इससे ग्रो कैसे करना है, इस प्रोडक्ट में मैं और क्या चेंजेस करूँ। ग्रोथ स्टेज पे हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे खर्चे कम से कम हों। इस स्टेज पे हूँ इंट्रोडक्शन स्टेज पे, वहाँ पे भी कोशिश करूँगा खर्चे थोड़े ज़्यादा हूँ मैं, बल्कि इनफैक्ट ज़्यादा हूँ ताकि मेरी सेल्स बढ़े। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसे करके मैं एनालिसिस करता हूँ। तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आने नहीं वाला, तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में देयर आर 5 स्टेजेस, 6 स्टेजेस, सॉरी 5: डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो ये गाइस थी हमारी फर्स्ट 4 चैप्टर्स की वीडियोस। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, मुझे लगा था कि मैं 4 से 5 घंटे में पूरा F2 का सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन वो नहीं हो पाया गाइस। उसका रीज़न ये है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और मैंने देखा है कि एक एक टॉपिक को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा वीडियोज़ बड़ी बनेंगी, बट कोई बात नहीं। आई बिलीव कि तुम्हारा जो सिलेबस है पूरा 3 से 4 वीडियोज़ में कवर हो जाएगा, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। और स्पेसिफिक चैप्टर को फटाफट से तुम्हें रिवाइज करना होगा, वो तुम ईजिली कर पाओगे। मेरी इस वीडियो को प्लीज़ गाइस जितना हो सकता है मैक्सिमम शेयर करो अपने फ्रेंड्स नोन्स के साथ, ठीक है, जो इसी से करना चाहते हैं। प्लस आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि ये वीडियो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करे। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।